जय हिंद सभी को। जय हिंद। जय हिंद सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। और सभी चलिए, तो सबसे पहले सभी लोगों का आपके YouTube चैनल और जूम क्लासेस जो आपकी चल रही है इस शिक्षा संवाद YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं वह NTA UGC नेट JRF असिस्टेंट प्रोफेसर की है, जिसके अंतर्गत हम लोग PGT की असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD एंट्रेंस इत्यादि सभी चीजों की हम लोग तैयारी करते हैं, जो कि सब्जेक्ट हम लोग का क्या है, सब्जेक्ट हम लोग का एजुकेशन है। ठीक, अब जिन लोगों ने 2021 में एग्जाम दिया होगा उनकी आंसर की आ चुकी है, और में भी आप लोगों ने आंसर की मिला भी लिया होगा, और आपको आपके स्कोर भी पता चल गए होंगे कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं या कितना स्कोर आपका बन रहा है। ठीक है, तो बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि इसके आंसर की में कि कट ऑफ कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी। नो डाउट, अगर आप 90 प्लस क्वेश्चन है तो सेफ जोन में है। ठीक है, 90 अगर 90 क्वेश्चन आपके होते हैं तो आप नेट हो जाएंगे। लेकिन जीआरएफ के लिए जैसे पिछले कट ऑफ को अगर हम लोग देखते हैं तो पिछले कट ऑफ में 100 प्लस जो जिनका होता था या 90 वो आपका 100 प्लस में जो आपका जीआरएफ होता था। ठीक है, तो ऐसी चीजें हम पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए सभी लोग अजम्पशन लगा सकते हैं, अनुमान के द्वारा हम सभी को आप सभी को बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग बताओ आप लोग का कैसा एक्सपीरियंस रहा आंसर की मिलाने के बाद, जिसने दिया हो एग्जाम, जैसे सोनाली है और नेहा है, आप लोगों ने मिलाया? यस सर, मेरा अच्छा नहीं गया। चलिए कोई बात नहीं। सर पेपर वन मिलाए थे हम, पेपर वन मिलाए, पेपर टू में बहुत ज्यादा दिख रहा था फिर छोड़ दिए हम। पेपर वन में सर 27 से मतलब सही हुए। 27 नहीं, बढ़िया है, बहुत अच्छा है। 25 से 30 के बीच में अगर आप करते हैं तो बढ़िया है। चलिए, और क्या? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग फर्स्ट में मेरा 21 गया पेपर था। टू का सर, और कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस को मतलब गलती किया है ना मैंने सर, तो हमको खुद लग रहा था कि हम कैसे किए। और कुछ कुछ क्वेश्चन सर मतलब जो हमसे नहीं बनना चाहिए था उसका मेरा सही आंसर लगा है। हाँ, तो हम देख रहे थे। एक सूचना आपको देना जरूर चाहेंगे कि आप लोग आंसर की मिलाइए। जिस आंसर में लगे कि यूजीसी ने आंसर गलत दिया है और आपको लगता है कि आपने सही दिया है, उस क्वेश्चन को आप मेरे पास व मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। उसका डिस्क्रिप्शन हम आपको, जो करेक्ट डिस्क्रिप्शन है या जो करेक्ट आंसर है वो हम आपको देंगे। ठीक है, जिससे आपके डाउट्स क्लियर होगा कि यूजीसी ने जो आंसर की मानी है और आपके द्वारा जो आप मानना चाह रहे हो, उन दोनों में जो डिफरेंस होगा उसको हम आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, अभी मैंने सोचा कि क्वेश्चन पेपर डालूं, लेकिन सभी लोग अपने परेशान है क्वेश्चन खुद मिलाने में, तो जो डाउटफुल हो उस क्वेश्चन को आप मेरे पास जरूर भेजिए, तो मैं आपको क्लियर करके आंसर दूंगा। हाँ बताएं। मिला लिए सर, क्वेश्चन मिला लिए है, लेकिन टोटल मेरा 69 ही सही है। कोई नहीं, आपने पहला अटेम्प्ट था ना आपका? यस सर। हाँ, तो पहला अटेम्प्ट सर है। तैयारी भी नहीं थे। चलिए बहुत ठीक है, अच्छा है। अब कंटिन्यू अगर हम लोग साथ में लगे हैं तो मे बी आप लोगों को बहुत सी चीजें मिलने वाली है। मनोज सर मेरा 56% और कम हो गया, बल्कि पिछले बार जब दिए थे तब 6% बढ़ा था तो 6% और गिर गया, मतलब ना 52 इसमें आया था तो इस बार 46 ही बना है। फर्स्ट पेपर में गिर गया, सेकंड पेपर में 1% गिर गया, फर्स्ट पेपर में 5% गिर गया। सर उसमें एक क्वेश्चन था वो वेरिएबल वाला, देखे थे सर? वो जो मॉडरेट वेरिएबल वाला एक क्वेश्चन था। हाँ। उसमें सर जो उसका ऑप्शन था कुछ के क्या था वो हमको याद नहीं आ रहा। उसमें ऑप्शन में नियंत्रित हाँ चर। सर वो वाला नियंत्रित चर। हाँ जी सर। ठीक, हाँ
ठीक है। तो बाकी मेरा आप लोग आंसर की मिलाइएगा, कोई परेशान नहीं होना, जिसका होता है बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं होता है थोड़ा सा मेहनत हम लोगों को और करना है, निराश होकर नहीं बैठना है। निराश होकर बैठ जाओगे तो मैंने बताया था ना, जब फिलॉसफी मैंने स्टार्ट करी थी कि कोई एक एग्जाम अगर आपका नहीं निकलता है तो वही एक एग्जाम आपकी दुनिया नहीं है, उसके आगे पीछे ढेर सारी दुनिया है। किसी एक चीज को मान लो आपका 100 चीजें हैं, 100 में से मात्र एक चीज आपका अभी नहीं निकला है, तो उसके लिए परेशान थोड़ी होना है। आपको 99% तो आपके पास है, तो आप आगे मेहनत करिए, आगे आपको मिलेगा। किसी बस परिवर्तन थोड़ा सा ये होता है, किसी को थोड़ा जल्दी मिलता है, किसी को कुछ समय बाद मिलता है, तो चीजों में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। बाकी परेशान कुछ नहीं होना है हम लोगों को ना, ठीक है। परेशान किसी को नहीं होना है, किसी प्रकार का कोई भी भय शंका कुछ नहीं रखनी है, ठीक है। लेकिन सर मेरा तो कम हो गया, 6% गिर गया। और हाँ गिर गया वो मानते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आपको ऐसा तो नहीं कि परसेंट भले गिरा हो, लेकिन आपके नॉलेज में वृद्धि हुई है। नॉलेज और बढ़ रहा है सर, लेकिन ना फर्स्ट पेपर कैसे स्टार्ट हुआ कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला उस टाइम पे जब पेपर दे रहे थे तभी। जिस समय हम लोग सर फर्स्ट पेपर दे रहे थे, उस समय हम लोगों को ये लग रहा था कि हम लोग का सब्जेक्ट के ही बहुत डीप में पूछ लिए गए हैं। जी सर। और हाँ इस बार सिनॉप्सिस ने ज्यादा टाइम ले लिया। सिनॉप्सिस से जो अनसिम पैसेज थे ना वो हिंदी में दिए थे और इंग्लिश में भी था, तो थोड़ा लालच बढ़ गया और उसकी वजह से समय टेकिंग हो गया उसमें। नहीं, तो इस बार जब कभी आप लोग एग्जाम देने अब नेक्स्ट टाइम जाएंगे, जो अब नेक्स्ट होगा एग्जाम, उसमें अपने माइंड को एकदम शार्प करके सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को टच करना है। टच करने का तरीका भी बताएंगे, फिर पेपर को किस तरीके से हम लोग हैंडल कर सकते हैं कम समय, और समय भी पूरा का पूरा आप यूज कर ले जाओ, ठीक है। तो वो सब चीजें हम पूरी तैयारी के साथ रहेंगे हम लोग। दरअसल क्या करते हैं हम लोग ना, हम लोग फर्स्ट पेपर को उठाकर तुरंत करना शुरू करते हैं, क्योंकि फर्स्ट पेपर में उनको अथाह है, न जाने कहां से क्या पूछ लेंगे। तो वहीं पर अगर कुछ चीजें अगर हमको फंसा गई ना, तो हमारा सब्जेक्ट भी गड़बड़ हो जाता है। तो पहले अटेम्प्ट में हम लोगों को अपना सब्जेक्ट करना चाहिए, फिर उसके बाद हम लोग फर्स्ट पेपर की ओर तरफ देखते हैं। लेकिन हम लोग पहले सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट पेपर देख लेते हैं, ठीक। तो फर्स्ट परेशान पेपर नहीं होना। comprehension में सेकंड शिफ्ट सर? क्या हो गया? फर्स्ट शिफ्ट सर आपका फर्स्ट शिफ्ट था क्या सेकंड शिफ्ट? मेरा सेकंड शिफ्ट था। सर तो भेजिएगा हाँ, ना मैंने भी क्वेश्चन और इस उसका। समय इसको इसलिए नहीं ध्यान दिया कि मेरा पूरा फोकस जो है असिस्टेंट प्रोफेसर पे था, ठीक है। मेरा पूरा का सर पूरा मैंने focus इस पर था, रिकॉर्ड इस पर कर नहीं लिया। था। आपका सही हुआ होगा सर पक्का। आपका सर, कितना बना आंसर- परसेंटेज? नहीं, मैंने आंसर मिलाया ही नहीं, को- मेरे पास टाइम भी नहीं था और मैंने आंसर मिलाना उचित भी नहीं समझा। ये है कि क्वेरी किसी की आएगी, क्योंकि हम जान रहे कि फर्स्ट पेपर मैंने पढ़ा नहीं है, सब्जेक्ट मैंने पढ़ा था उस समय, और सब्जेक्ट में ही मेरी ठीक ठाक था, बढ़िया था। ठीक, दीपाली जी आप बताइए। सर आप क्वेश्चन भेज दीजिएगा सर, सर- क्वेश्चन भेज दीजिएगा। हाँ क्वेश्चन बताएं। सर जो क्वेश्चन का था मेरा फर्स्ट मीटिंग में था, तो उसको रिकॉर्डिंग कर लिए हैं, वो डाउनलोड नहीं हो रहा। डाउनलोड हो हाँ जाएगा, सर, तो डाउनलोड परेशान नहीं आप लैपटॉप से नहीं करें हो कि रहा मोबाइल सर, से कर रहे हैं? सर सर नहीं हो रहा था तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिए। नहीं हो जाएगा, आप परेशान ना हो। आप उसको लैपटॉप में खोलिएगा, तो उसमें कंट्रोल पी मार के आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें ना सेव कर सकते हैं। हाँ सर, तो वो तो प्रिंट करने के लिए ना ऑप्शन दिखा रहा है, लेकिन वैसे डाउनलोड नहीं हो रहा है। नहीं, आपको नहीं, ऐसा हो नहीं रहा करना है, है। मैंने आपको किया क्या है, करना है, हुआ है। कंट्रोल पी मारिएगा तो सेव का ऑप्शन आएगा, वहां पर आप सेव कर लेंगे अपने सिस्टम, या मुझे आप पास अपना एप्लीकेशन नंबर देंगे और डेट ऑफ बर्थ, तो उससे भी हम करके आपको दे देंगे, ठीक। मैंने डाउनलोड कर लिया है, आपने चेक किया था ना, तो डाउनलोड कर लिया है। हाँ दीपाली जी आप सर मोबाइल से बताइए। भी हो जा रहा है सर? यस सर, मोबाइल से भी हो जा रहा है सर। सर प्रॉब्लम हुआ है मैथमेटिक्स में, और जो प्रैक्टिस नहीं है कंप्रीहेंशन के लिए उसमें। अच्छा, सबसे पहले मैथ्स में प्रॉब्लम थी, ठीक है। सबसे पहले ये Yes, चीजें बताओ sir. किसमें किसमें प्रॉब्लम थी, नंबर 1। फिर दूसरा बताइए आप लोग क्या मैथ में प्रॉब्लम थी? सर स्टैटिक्स में भी प्रॉब्लम थी। पेपर फर्स्ट में, ठीक है, वही डीआई में, ठीक, डीआई में सेकंड प्रॉब्लम में थी। और क्या प्रॉब्लम था बताइए? यस सर, पेपर सेकंड में स्टैटिक्स में प्रॉब्लम थी। स्टैटिक्स तो इस बार उतना नहीं पूछा था। हाँ, पेपर फर्स्ट पे सब्जेक्ट में तो नहीं पूछा था उतना। नहीं पूछा सर था
सर मेन कंप्रीहेंशन कंपोनेंट में ले लिया टाइम टेकिंग। प्रैक्टिस ना होने की वजह से उसमें भी काफी ज्यादा दिक्कत हाँ हाँ, प्रैक्टिस ना होने की वजह से था उसमें। चलिए कोई नहीं तो हम लोग सभी चीजों पे ध्यान देंगे। कोई बात नहीं, जितने लोगों का हुआ बढ़िया है, नहीं हुआ तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। हम लोग आगे अपनी तैयारी कंटिन्यू मुझे तो ऐसा रखेंगे। लगता है कि अब नेट कभी होगा ही नहीं, क्योंकि सब आगे बढ़ते में नीचे गिर गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपने टॉलमैन की थ्योरी पढ़ी है? टॉलमैन की थ्योरी आपने पढ़ी होगी, तो उसमें एक स्टोरी होती है जिसमें 3 चूहों की कहानी या 3 लोगों की कहानी बताते हैं। उन 3 लोगों की कहानी में क्या होता है कि एक तो उन्होंने बताया टॉलमैन ने कि सबसे पहले कि 3 लोग होते हैं। 3 में से उन्होंने बताया कि 1, 2 और 3। एक लोग ऐसे होते हैं कि वो कंटिन्यू प्रयास करते रहते, कंटिन्यू बढ़ते रहते हैं, ठीक। दूसरे क्या होते हैं कि कुछ दिन प्रयास किया, फिर कुछ दिन छोड़ा, फिर कुछ दिन प्रयास किया, कुछ दिन छोड़ा, ऐसे होते। लेकिन तीसरा वाला क्या है कि यहाँ पर ये प्रयास यहीं पर करते रहते हैं, फिर अचानक से ये बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन रहती है, कुछ लोगों के साथ ऐसी कंडीशंस बन जाती है, ठीक है। लर्निंग कॉलेज में प्रोसीजर तो में ऐसा, जरा ठीक है। तो परेशान नहीं होना है हम लोगों कॉलेज को। में तो जरा भी पढ़ने नहीं मिलता है सर। जरा भी कॉलेज में उठा के पढ़ ही नहीं सकते। हाँ, जैसी बुक उठाओ, मतलब जो अपना नोट्स रखे रहते हैं, कुछ ऐसा काम जानबूझ के ला देते हैं कि आपको करना ही पड़ेगा, और वहीं पे दूसरे अगर पढ़ते हैं तो वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम पढ़ नहीं सकते, ऐसा होता है। हो गया हो गया, एक कोई दो दिक्कत नहीं, आप कॉलेज में नहीं परेशान नहीं पढ़। होना है किसी को, हो जाएगा ना, कोई डाउट नहीं है, आप परेशान मत होइए, ठीक है। आप अपना पीएचडी का वर्क भी कर रहे हैं इस समय, और कॉलेज भी देख रहे हैं, घर भी देख नहीं रहे सर, हैं, मैंने सब कुछ उसको देख भी रहे हैं, तो थोड़ा सा ईमानदारी मैनेज से करने नहीं में दिया। प्रॉब्लम तो होती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप लगे रहिए, हो जाएगा ना, परेशान नहीं होना है। तो चलिए हम लोग अपना शुरू करते हैं। हम लोग जहां से स्टार्ट किए थे, आज वही उसी से आपका जो एग्जाम दिए ना, उसी से चीजें हम लोग आज कोरिलेट करके देखेंगे ना, कि जिनका हुआ है नेट वो भी ज्यादा खुश नहीं है, जिनका नहीं हुआ है वो भी दुखी। तो यहाँ पर दुख की कहानी आज हम लोग लेकर चलेंगे, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं बौद्ध दर्शन, ठीक। परेशान नहीं होना है ना सविता जी, सभी लोग परेशान नहीं होना है, कोई बात नहीं, होगा हम लोगों का भी ना। हो सकता है कि ऐसा आपको तो नेक्स्ट देख, एग्जाम आप जैसे करो तो आपको सीधे नेट निकलने के बाद या जेआरएफ निकलने के बाद सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर की आपकी जो भी आप भरो तो उसमें आपका हो जाए ना। नहीं है सर, हम लोग पीएचडी भी कर रहे हैं तो एजुकेशन टॉपिक में, तो एजुकेशन का भी तो स्कोप नहीं है यहाँ स्कोप पे। है, कम है, स्कोप कम है। आप इसको अगर एमएड लेवल पर देखेंगे, अगर आपने एमएड किया है, एमएड किया है आपने, हाँ, हाँ सर, अगर आपने एमएड किए किया सर, प्लस इधर आपका की जो टीचिंग सब्जेक्ट है, तो आपके लिए तो बीएड की सीटें तो निकलती रहती हैं, बीएड में हर जगह सीटें निकलती हैं। दिए थे सर, इस बार पहली बार सीट एग्जाम दिलाए। कोई नहीं है, हो जाता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, कोई नहीं, समय आपके पास जी है। सर। ऐसा नहीं कि आपने काफी मेहनत करी लिखनी है, कि आपको घर भी देखना है, परिवार भी देखना है, कॉलेजेस में भी हाँ, जाना है, वही वहीं पे मार खाए जाते हैं सर पीएचडी फिर। भी देखनी है। तो कोई नहीं, ऐसे हम लोग कंटिन्यू, इसीलिए तो मैंने क्या किया कि आप जो क्लासेस हैं जो यहाँ पर मैंने कंडक्ट करी है, जो फीस दे पाते हैं नहीं दे पाते सबके लिए है। ऐसा नहीं कि जो फीस दे रहे हैं उन्हीं के लिए, जो नहीं देंगे उनके लिए भी, जो दे रहे हैं उनके लिए भी है, ठीक है। मतलब नीड के अकॉर्डिंग है, हेलो ठीक है। सर। हेलो सर। बोलिए हेलो। बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग स्निग्धा जी। सर ये कह रहे थे सर, एक्चुअली सर हमारे घर में हमारे जो है भाई की मैरिज है, तो सर आज वही ढोलक वोलक बजे। सर हम क्लास कर रहे हैं, लेकिन सर हम म्यूट करके करेंगे ताकि औरों को डिस्टर्ब नहीं हो सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है क्योंकि सर ढोलक वोलक बज रही, सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो सर हम म्यूट करके और हम क्लास कर रहे हैं। ठीक है ठीक है। स्निग्धा जी आप बोलिए। सर कितना क्लास हो गया? एक्चुअली मेरे एग्जाम की वजह अभी से कोई मैं क्लास नहीं हुई है, बस अभी नहीं 3 दिन कर बाद पा हम रही लोग थी। 3 दिन बाद हम लोग खुद ही क्लास कर रहे हैं ना। 3 दिन बाद हम लोग खुद क्लास करें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं ना बौद्ध दर्शन। तो बौद्ध दर्शन अच्छा में सर, हम लोगों ने अभी मेटाफिजिक्स ठीक पढ़ लिया था, ठीक है। मेटाफिजिक्स जी पढ़ लिया था, जी ठीक।
मेटाफिजिक्स पढ़ लिया था। तो मेटाफिजिक्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इनके 3 पिटक पढ़े थे। पवज्जा संस्कार क्या होता है, प्रवज्जा संस्कार क्या होता है। फिर इसके साथ हम लोगों ने इनके संप्रदाय के बारे में पढ़ लिया था कि इनके संप्रदाय कितने बटे थे, 2 संप्रदाय बटे थे। संप्रदाय बटने किस समय, कौन सी बौद्ध संगीति में हम लोगों ने संप्रदाय का बटना देखा था। तो याद होगा हम लोगों ने चौथी बौद्ध संगीति में संप्रदायों के बटने का हम लोग जाने थे। तो संप्रदाय कौन कौन से बटे थे, एक हीनयान बटा था, एक महायान बटा था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थविर बोलते हैं। किसको बोलते हैं, हीनयान को स्थविर बोलते हैं। जबकि महायान की बात करते हैं, महासांधिक उसको बोलते हैं। थेरवाद किसको बोलते हैं, तो आपको माइंड में होना चाहिए थेरवाद जो है आपका हीनयान होगा। जब वज्रयान की बात आएगी तो वज्रयान किसको बोलते हैं, महायान को बोलते हैं। अब हीनयान और महायान में क्या अंतर है, तो हीनयान जो है भगवान गौतम बुद्ध की जैसे उन्होंने बोला था वैसी ही बातों को ये फॉलो करते, जबकि महायान क्या कहते हैं, महायान कहते हैं कि हम जो है भगवान बुद्ध की तो बात मानेंगे, लेकिन वर्तमान समय में जिसकी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग उसको फ्लेक्सिबिलिटी देंगे, उसको लचीलापन देंगे, ताकि वो हमारे धर्मों को अपना सके, मान सके। अब इन दोनों की बंटवारे का सबसे प्रमुख कारण क्या था, प्रमुख कारण ये था कि जब भगवान गौतम बुद्ध हमेशा ये कहते थे आत्मदीपो भव, आत्मदीपो भव का अर्थ दोनों लोगों ने अलग तरीके से निकाला। हीनयानियों ने कहा कि आत्मदीपो भव कि जब महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कर रहे थे भगवान गौतम बुद्ध, तो वहां पर जो है अंतिम क्षणों में उन्होंने बोला आत्मदीपो भव, कि मतलब अब तुम अपना रास्ता स्वयं चुनो निर्वाण के लिए। जबकि महायानी कहते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध जो है कहते आत्मदीपो भव का मतलब है कि अपना, जब आपको अपना ज्ञान हो जाए तो उसके साथ दूसरों को भी लेके आपको चलना है आगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने कहानी पढ़ ली थी, समझ ली थी पूरी की पूरी। सभी को क्लियर है यहाँ तक, बोलिए। जी जी ठीक, अब यहाँ पर चले गए। आज हम लोग करेंगे बात किसकी, इपिस्टेमोलॉजी की। ठीक है, इपिस्टेमोलॉजी की बात करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ज्ञान मीमांसा, और दूसरा करेंगे एथिक्स की, एथिक्स या एथिक्स या एक्सियोलॉजी। ठीक, एथिक्स या एक्सियोलॉजी करेंगे बात। तो याद रखिएगा जब कभी बौद्ध दर्शन की बात आती है, बुद्धिस्ट फिलॉसफी की बात आती है, तो उनका सबसे मजबूत पक्ष जो होता है वो एथिक्स होता है, ये एक्सियोलॉजी होता है। जब इनकी बात हो रही थी, तो जब ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद आए, तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद सबसे पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। जब सारनाथ में जब दिया था इन्होंने, तो सबसे पहले तो इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए थे। तो हमेशा याद रखिए 4 आर्य सत्यों की बात जो करेंगे हम लोग यहाँ पर इथिक्स में करेंगे, ठीक है, एक्सियोलॉजी में करेंगे। तो यहाँ पे 4 आर्य सत्य लिखेंगे, क्या लिखें, 4 आर्य सत्य लिखेंगे यहाँ पर, कि 4 आर्य सत्य का उल्लेख करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर इतनी चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे 4 आर्य सत्य को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोलेंगे 4 आर्य सत्य क्या लिखेंगे, 4 नोबल ट्रूथ। ठीक है, क्या बोलेंगे, 4 नोबल ट्रूथ की बात ये लोग करते हैं यहाँ पर। क्लियर है इतने पॉइंट, बताए। जी सर। हेलो, सभी लोगों को आवाज आ रही है, बोले। हाँ सर, आ रही है। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके, जय श्री कृष्ण। ठीक है। जब इतनी बात यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, तो एक पॉइंट मैंने कहीं लिख रखा है, उसको देख लेते हैं। हाँ, अब यहाँ पे नैतिकता की जब बात करते हैं, तो एक क्वेश्चन हम लोग को आता है कि जब कभी भगवान मतलब जब सिद्धार्थ वो बुद्ध गौतम थे, तब ये अपने सिद्धार्थ, इनके बचपन का नाम है, तो जब ये अपने सिद्धार्थ जब राजकुमार रहा करते थे, जब ये अपने घर से बाहर निकले थे, तब इनको जो है 3 चीजें दिखाई दी थी। 3 चीजें कौन थी, जरा, मरण और व्याधि। ठीक है, यहीं से कहानी पूरी की पूरी शुरू होगी। जरा मीन्स क्या होता है,
बताइए। जन्मदिन। जरामिस क्या होता है? बूढ़ा व्यक्ति। जरामिस जिसका शरीर जल चुका हो, मतलब बूढ़ा व्यक्ति हो जाएगा। अच्छा। बूढ़ा व्यक्ति। मरण मिस क्या हो जाएगा? मृत व्यक्ति ना। मरण मिस मरा हुआ एक व्यक्ति है, मृत व्यक्ति हो जाएगा। व्याधि मिस होता है रोग। ठीक है, तो जब ये अपने राजमहल से निकले, घूमने के लिए निकले थे, तो सबसे पहले इनको जरा मरण व्याधि, सबसे पहले इनको एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो कांपता हुआ दिखा। दूसरा जो है एक जो है मरा हुआ व्यक्ति दिखता है। फिर तीसरा जो है रोगों से ग्रस्त होता है, जो बीमार होता है। तो इन 3 प्रक्रियाओं को देखने के बाद वो परेशान हुए, और इन 3 चीजों की वजह से ही पूरा का पूरा इनका फिलोसफिकल अप्रोच चलता है। ठीक है, तो 4 आर्य सत्यों में इन्होंने सबसे पहले क्या दिया? सबसे पहले दिया था नंबर 1 पर क्या दिया था? नाम क्या है उसका? प्रथम आर्य सत्य क्या बोलते हैं, बताइए। दुख है, दुख। दुख सर दुखम। हाँ, इन्होंने बोला सर्व दुखम, सर्वम दुखम। दुख है, दुख का कारण। सर्वम दुखम मतलब कि यहाँ पर जितना भी है सब और दुखी दुख है। इन्होंने बोला कि सब और दुखी दुख है, चाहे जो अमीर हो उसको भी दुख है, जो गरीब है उसको भी दुख है, कोई समाज सेवा करता है वो भी दुखी है। अब यहाँ पर बात होती कि अमीर गरीब तो दुखी हो सकता है, चलिए ठीक है, अमीर कैसे दुखी हो सकता है? तो यहाँ पर गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि जब आप किसी के साथ समय बिताएंगे, उस पर आपको विश्वास हो जाएगा, तो वह व्यक्ति आपको चीजों को बताना शुरू करेगा। जैसे मान लो कोई अमीर व्यक्ति है, उसके पास दुख कैसा है? उसको हमेशा डर सताता रहेगा कि उसने जो पैसे कमाए हैं और उसने घर में रखा है, तो कोई चोर या डाकू आके लूट ना ले जाए। तो उसके लिए वो क्या करता है? 4 चौकीदार खड़ा करते हैं, लेकिन फिर भी रात को उठ के वो ताले को देखता ना कि बंद है कि नहीं बंद है। कोई समाज सेवक है, समाज सेवक जो है ये सोचता है कि हम घर से बाहर ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करें ताकि जो है समाज सेवा कर सके। लेकिन कोई उसके पास खड़ा होके या कुछ समय बिताकर तो पूछे कि भाई वो समाज सेवा इतनी क्यों करता है, अपने घर में क्यों नहीं रहता? क्योंकि घर में उसके सब कुछ सही नहीं चल रहा होता है, घर से वो परेशान रहता है, दुखी रहता है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा समय जो है अपना बाहर व्यतीत करना चाहता है। तो इन्होंने भगवान बुद्ध ने इसका निष्कर्ष जो बताया जीवन को, कह रहे कि यह जीवन की अनुभूतियों के गहरे विश्लेषण पर सत्य माना जाता है। मतलब जीवन में अनेक प्रकार के दुख है। दुख में कैसे आएगा? जैसे रोग आ गया, बुढ़ापा आ गया, मृत्यु आ गई, चिंता है, ठीक है, शोक है, ये सब सांसारिक दुख है। ठीक है, अब इसके सिलसिले में बहुत अधिक व्यापार, अगर प्रामाणिकता की बात हम करें तो दुख कैसे होता है ये बताया कि जन्म में दुख है। ठीक है, जैसे कोई बच्चा जन्म पैदा होता है, पैदा होते ही रोने लगता है ना, तो मरता भी है रोते हुए, सॉरी मरता भी है तो रोते हुए, जन्म भी लेता है तो रोते, मतलब दोनों तरफ ही दुख है। नाश भी उसका दुख से ही होता है। तो यह एक कोई आपका निकट जो हो और वो कहीं चला जाए, तो वहां पर संयोग वियोग होता है ना, मतलब किसी के बिछड़ने का, तो उसको वियोग बोलते हैं। किसी प्रिय वस्तु से या प्रिय व्यक्ति से जब आप अलग हो जाते हैं तो उसको वियोग बोलते हैं, उसमें भी दुख होता है। संयोग होता है कोई अप्रिय, मतलब जिसको हम नहीं चाहते वो चीज हमें बार बार मिल रही हो, तो उसको संयोग कहते हैं। तो यहीं पर इन्होंने बोला। अब यहाँ पर एक बात आती है कि यहाँ पर एग्जाम में अगर पूछ ले कि यहाँ पर ये बोला कि इन सब दुखों, ये सब जो दुख है हम लोग बात कर रहे हैं, या रोग है, ये सब चीजें उत्पन्न कहाँ से होती हैं? तो इन्होंने बोला कि संक्षेप में गौतम बुद्ध जी ने बोला कि यह रोग से उत्पन्न पंच स्कंद दुख है। क्या है ये आपका? पंच स्कंद दुख है। ठीक, पंच स्कंद दुख है आपका। जब पंच स्कंद दुख है तो पंच स्कंद दुख में इन्होंने यहाँ बताया भी होगा कि इसमें पंच स्कंद में क्या क्या चीजें आती हैं, तो उसको भी लिख लेंगे। सबसे पहले इन्होंने बोला शरीर आता है। ठीक, शरीर के बाद नंबर 1, दूसरे नंबर पे क्या आता है? शरीर के बाद इन्होंने बताया अनुभूति आती है। ठीक है, अनुभूति आती है, अनुभूति आती है। फिर तीसरे पॉइंट पे आपको क्या आता है? प्रत्यक्ष आता है।
प्रत्यक्ष के बाद फिर चौथे पॉइंट पे आपका क्या आता है? चौथे पॉइंट पे आपका आती है इच्छा। ठीक, और पांचवें पॉइंट पे जो आपका आता है वो आता है विचार। ठीक, अब इसको इंग्लिश में भी लिख लेंगे हम लोग, क्योंकि जो हम लोग के साथ इंग्लिश वाले जुड़े हैं उन लोगों को भी मैटर मिलेगा यहाँ से। देखिए, सबसे पहले शरीर को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉडी। बॉडी। अनुभूति को क्या बोलते हैं हम लोग? फीलिंग। एक्सपीरियंस। फीलिंग। प्रत्यक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं? परसेप्शन। परसेप्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं? परसेप्शन बोलते हैं। जी सर। परसेप्शन। इच्छा को हम लोग क्या बोलते हैं? विल बोलते हैं ना। जी सर। विल या विश। ठीक है, फिर इसके बाद विचार। विचार जो होता है, विचारों में हमेशा कोई ना कोई कारण, किसी न किसी कारण की वजह से ही हम लोग कोई ना कोई चीज सोचते हैं, तो ये हो जाएगा रीजन। ठीक, इंग्लिश में ये नाम है, हिंदी में ये आपके नाम है पंचस्कंधों के नाम है। ठीक है, तो एग्जाम में कभी भी पंचस्कंध पूछ लिया जाएगा तो आप यही पांचों के नाम बताएंगे। क्लियर? सर धा है या द है? बस ये पंचस्कंध में धा है, धा। ओके। पंचस्कंध। तो सर इसको एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, मतलब अनुभूति में ये इसके वजह से होती है या इसका मीनिंग कुछ और है? नहीं, इसमें ये बताया गया है कि जो ये चीजें होती हैं, इसमें जो है ये दुख होता क्यों? तो ये जो है रोग के कारण होता है। अब रोग में कौन कौन से? कि शरीर की दुख होता है, शरीर का दुख होता है। अनुभूति, फीलिंग्स होती है आपकी। प्रत्यक्ष रूप से कोई चीज दिख रही है तो वो तकलीफ देती है आपको। कहते हैं ना, वियोग या संयोग की बात, तो वो होता है इच्छा। आपकी इच्छा पूरी होती है कि नहीं होती है, तो उसमें आपको दुख होता है। जब हम लोग विचार करते हैं तो विचारों में मतभेद हो जाता है कि देखो, जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा मेरे सामने वाला, जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मेरे मुताबिक चले, मेरे विचारों के से चले, तो वहां पे रीजन, कारण आ जाता है। तो ये सब चीजें उसी से रिलेटेड होती है। क्लियर? ये पॉइंट बताए? यस सर। ठीक है, मतलब कि ये हो गया कुल मिला के सर्वम दुखम का मतलब यह संसार जो है सब और दुखी दुख है, दुखी दुख है। तो इन्होंने बोला, सब लोग परेशान हो गए जब गौतम बुद्ध जी के पास बैठे थे, तो उन्होंने बोला कि भाई सर्वम दुखम मतलब सब और दुखी दुख है। तो उन्होंने कहा, सब लोग परेशान हो गए, जब ये दुख है तो दुख के आगे क्या होगा प्रभु? तो उन्होंने बताया कि दुख समुदय। क्या बताया? दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला कि दुख समुदाय या दुख समुदय। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग लिखते हैं, यहीं से कहानियां बनना आपकी शुरू हो जाएगी। दूसरा पॉइंट नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 बोला है दुख समुदय। दुख समुदाय। ठीक, दुख समुदाय या दुख समुदाय की बात हम लोग यहां करते हैं। क्लियर? दुख समुदाय या दुख समुदाय की बात। तो इसमें क्या होता है देख लेते हैं हम लोग। हेलो, आवाज आ रही? हाँ, इंग्लिश में भी हम लोग लिखना जरूर लिखेंगे। सबसे पहले सर्वम दुखम को बोलेंगे सफरिंग। ठीक है, सफरिंग बोलते हैं इसको। जबकि दुख समुदाय को हम लोग बोलते हैं कॉज ऑफ सफरिंग। क्या बोलते हैं? कॉज ऑफ सफरिंग। ठीक है, कॉज ऑफ सफरिंग मतलब दुख का कोई ना कोई तो कारण है। मतलब कि यहाँ बता रहे हैं दुख का कोई ना कोई कारण है। हाँ, दुख का कारण है। अब देखिए रीजन यहाँ पे क्या बताते हैं कि दुख का कारण क्या है। ठीक है, यहाँ पर दुख का कारण क्या है, दुख के कारण के लिए बता रहे हैं कि यहाँ पे दुख जो होता है एक प्रकार का चक्र होता है। क्या होता है? एक प्रकार का चक्र है, जिसको कहा गया है क्या, मतलब कि अगर हम देखा जाए कि यहाँ पर दुख, सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने क्लियर हुआ कि दुख, इस संसार में सब और दुखी दुख है, दुखी दुख है। तो उन्होंने बोला कि प्रभु ये दुख है तो इसको कैसे सॉल्व करें, या इसका दुख होने का कारण क्या है, रीजन क्या है। तो अब भगवान गौतम बुद्ध बोलते हैं
ठहरो मैं बताता हूँ। उन्होंने बोला कि ये जो दुख होता है, यह दुख जो है जानबूझकर, मतलब जानबूझकर दुखों को कारण जानने का प्रयास जब हम लोग करते हैं, तो बुद्ध भी भारतीय परंपरा के नाते यहाँ पर कुछ ना कुछ चीजें बताते हैं। इन्होंने 4 आर्य सत्यों की जो बात बताई, तो उसमें से दूसरे सत्य में इन्होंने बताया कि एक सिद्धांत होता है, ठीक है, एक सिद्धांत होता है, उस सिद्धांत का नाम बताया। उस सिद्धांत का नाम पता है क्या होता है? समित प्रत्युत्पाद वाला। प्रतीत्य समुत्पाद, क्या बोलते हैं? हाँ, प्रतीत्य समुत्पाद। ये क्वेश्चन पूछा था, हाँ सर। ठीक, प्रतीत्य समुत्पाद जिसको बोलते हैं द डॉक्ट्रिन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। क्या बोलते हैं? सर ये सब एक्सियोलॉजी में आएगा या एपिस्टेमोलॉजी में? अभी बता रहे, अभी हम देखिए, इसीलिए मैंने दोनों चीजें लिखी है। अभी हम चीजें बताएंगे कि कौन कहां पर जाएगा ना। अब बात अगर पूछी जाएगी तो बात इसके अंदर तो आई है, लेकिन ये जो है ये आपका एपिस्टेमोलॉजी में भी जाएगा। अभी पूरा लिख ले, फिर इसके या यही लिख लेते, चलिए, नहीं तो कंफ्यूजन ओके ओके, हाँ सर, ठीक है ठीक, यहीं पे लिख लेते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद, ठीक है, प्रतीत्य समुत्पाद होता है जिसको बोलते हैं द डॉक्ट्रिन, ठीक है, द डॉक्ट्रिन ऑफ, ठीक है, द डॉक्ट्रिन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिन। डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। अब देखिए प्रतीत समुत्पाद का अर्थ क्या होता है, प्रतीत समुत्पाद का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग जानेंगे। तो बताओ आप लोग, किसी को पता है प्रतीत समुत्पाद का मतलब? बताओ सर। वो सांख्य में जो अंतःकरण था वही है इसमें प्रतिसंपद। प्रतीत समुत्पाद का यहाँ पर जो अर्थ होता है, जो प्रतीत समुत्पाद का मतलब है कारण कार्य संबंध, जो कारण कार्य संबंध, थ्योरी ऑफ कॉजेशन। हाँ, थ्योरी ऑफ कॉजेशन। अब याद रखना है, कारण कार्य संबंध हम लोगों ने सांख्य दर्शन में भी पढ़ा था, तो वहां पे कार्य कार्य संबंध का नाम क्या था, बताओ जरा। अंतःकरण है कुछ ना सत्कारवाद। सांख्य दर्शन तो वेदांत में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वेदांत दर्शन में क्या पढ़ा था, इसका नाम बताइए। अंतःकरण सर नहीं, विवर्तवाद याद रखना है, कारण और कार्य का जो संबंध होता है, सांख्य दर्शन में हम लोगों ने सत्कार्यवाद पढ़ा, वेदांत दर्शन में हम लोगों ने विवर्तवाद पढ़ा। अब यहाँ पे ये प्रतीत समुत्पाद पढ़ रहे हैं हम लोग, जो कि कार्य कारण सिद्धांत पर है। अब देखिए दोनों का अर्थ, प्रतीत का लिख लीजिए सबसे पहले, ठीक है, कि प्रतीत का अर्थ, प्रतीत का मतलब क्या होता है, ठीक है, प्रतीत का मतलब क्या होगा यहाँ पर? तो प्रतीत का मतलब यहाँ पर क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? प्रतीत का मतलब होता है किसी वस्तु की उपस्थित होने पर, मतलब डिपेंडिंग दिखाएंगे हम लोग, मतलब कोई वस्तु हमारे सामने उपस्थित है, उस वस्तु की उपस्थिति तो हुई है, लेकिन फिर समुत्पाद का अर्थ क्या होता है कि उस वस्तु की उपस्थित होने पर किसी अन्य वस्तु की उपस्थिति हो जाना। मतलब जैसे दो लोग हैं, दो पेयर, जैसे दो फ्रेंड है, मान लो ये दो फ्रेंड है, अब जहां जहां ये मार्केट में अगर ये गया है तो साथ में ये भी जरूर दिखेगा। क्या दिखेगा? साथ में ये भी जरूर दिखेगा। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, जहां जहां आग लगेगी वहां वहां हमें धुआं दिखेगा। मतलब किसी एक वस्तु के उपस्थित होने पर किसी अन्य वस्तु की उपस्थिति अपने आप हो जाना। कहने का मतलब कारण और कार्य का संबंध इसमें भी दिखाई देता है, ठीक है, क्या दिखाई देता है? कारण और कार्य का संबंध इसमें भी दिखाई देता है। अब देखिए इसमें कहानी बताएंगे, कहानी बताने के लिए मुझे जगह चाहिए। सर हाँ बोलिए। सर वो प्रतीत का बोले हैं कि कोई वस्तु की उपस्थिति, हाँ, और समुत्पाद का कोई वस्तु की उपस्थिति किसी अन्य वस्तु की क्या उपस्थिति हो जाती है, किसी, ओके सर, रिप्लेसमेंट जिसको बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए समुत्पाद को उत्पत्ति ओरिजिनेटी बोलते हैं ना, ओरिजिनेशन,
ठीक है। तो अब यहाँ पर इतनी चीजें तो हम लोग जान गए इसकी मीनिंग्स को, लेकिन गौतम बुद्ध जी ने इसको अपने में कैसे ढाला अपनी थ्योरी में। देखिए, सबसे पहले उन्होंने बोला कि यहाँ पर प्रतीत समुत्पाद का अर्थ समझ गए, तो इसलिए इन्होंने बोला कि प्रतीत समुत्पाद का जो अर्थ होता है यहाँ पे, वह होता है कि एक वस्तु उपस्थित होने पर, मतलब एक वस्तु के उपस्थित होने पर किसी अन्य वस्तु की उपस्थिति हो जाना। ठीक है, जैसे मैंने इसको समझाया है। इसी कारण यहाँ पर जो है किसी न किसी चीज के ऊपर आश्रित रहते हैं ना। कोई एक दिखेगा तभी दूसरा दिखे, कोई एक नहीं दिखेगा दूसरा भी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो प्रतीत समुत्पाद के अनुसार कोई भी चीज इस संसार में जितनी भी चीज बनी है, सबके बनने का कोई ना कोई तो कारण यहाँ पर जरूर दिख पड़ता है, कारण होगा। ठीक है, जरूर दिख पड़ता है। लेकिन अब हम लोग बात क्या कर रहे हैं यहाँ पर, बताओ। अब हम लोग यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, यहाँ पर गौतम बुद्ध किसकी बात कर रहे हैं? दुख है, दुख का कारण, दुख की सफरिंग की बात कर रहे हो। हाँ। फोर नोबल ट्रूथ में, अब देखिए सर अभी प्रेजेंट फोर नोबल ट्रूथ में पहला, इस प्रतीत समुत्पाद में इन्होंने बोला कि प्रतीत समुत्पाद को अगर समझना है ना, तो इन्होंने बोला है द्वादश, ठीक है, द्वादश निदान। क्या बोला है इसमें? हाँ सर, द्वादश निदान, द्वादश निदान, ठीक है। द्वादश निदान को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं 12 सोर्सेस। क्या बोलते हैं? 12 सोर्सेस होता है हम लोग का। क्या होता है यहाँ पर? 12, ठीक है, 12 सोर्सेस की बात करेंगे। अब 12 सोर्सेस, 12 में 12 होते हैं। चलो 12 के 12 हम लोग कहानी पढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, इन 12 की कहानी हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इन लोगों की कहानी पढ़ेंगे। सबसे पहले कहानी में क्या आएगा, आप सबसे पहले हम लोग देखेंगे। हेलो, हाँ सर। हाँ, तो सबसे पहले हम लोगों में क्या आएगा, इस चीज को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा बताओ, कोई किसी को पता है? सबसे पहले तो जन्म लेंगे ना। सबसे पहले जन्म लेंगे, अविद्या, जन्म या मृत्यु। कंफर्म करो। सबसे पहले जन्म होगा, सबसे पहले मृत्यु होगी। सर जन्म होगा तभी ना मृत्यु होगी। अब देखो, यहाँ पर जब भगवान गौतम बुद्ध बैठे हैं, वो अपनी बातों को कह रहे हैं, तो सबसे पहले पॉइंट में क्या बोला? सफरिंग। क्या बोला है? सफरिंग। सफरिंग का मतलब कि दुख। अब दुख की बात हुई ना, अब यहाँ पर बता रहे हैं कि दुख का कारण क्या है। तो इन्होंने दुख का कारण बताया प्रतीत समुत्पाद, मतलब कि द डॉक्ट्रिन ऑफ डिपेंडिंग ओरिजिनेशन, जिसमें कारण कार्य संबंध दिखाई दे रहा है। अब इन्होंने कारण कार्य संबंध को बताने के लिए द्वादश निदान बताया। द्वादश निदान में सबसे पहले जो हम दुख की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी दुख की बात करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? सफरिंग। क्या बोलते हैं? ठीक है, सफरिंग। जिसको अब यहाँ पर जब सफरिंग बोल रहे हैं, दुख बोल रहे हैं, तो याद रखिएगा बौद्ध दर्शन में दुख को जरा मरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जरा मरण, जरा मरण बोलते हैं। ठीक है, अब जरा मरण का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि दुख दुख दुख, हर जगह दुख ही दुख है, हर समय, हर जहां पर देखते हैं वहीं पर दुख ही दुख है हम लोगों में। जब वो सब चीजें हम लोग देखते हैं, तो दुख के बारे में इन्होंने क्या बताया, सबसे पहले देखते हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं समझाने के लिए, वो चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इन्होंने बोला सबसे पहले ये दुख है, दुख का कारण क्या है। ठीक है, अब दुख का कारण जानिए। उन्होंने कहा, भगवान गौतम बुद्ध ने, कि आप बैठो किसी के पास, तो वो पता चलेगा ना कि इसका दुख का कारण क्या होता है। तो इन्होंने बोला दुख का कारण यहाँ पर, या जरा मरण का जो कारण होता है, वह होता है जाति। क्या होती है वो?
जाति होती है। अब जाति का मतलब क्या होता है? जाति का मतलब होता है इनके में, जाति का मतलब होता है, तो यहाँ पर ये याद रखना है कि बौद्ध दर्शन में दुख को जरा मरण बोला गया, जिसको सफरिंग बोलते हैं। अब इस जरा मरण या दुख का कारण क्या होता है? तो भगवान बुद्ध ने बोला इस दुख का कारण जो होता है वह होता है हमारा जन्म। क्या होता है? हमारा जन्म। अब जन्म जिसको या तो जाति बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं रीबर्थ, कि हम जाति का मतलब होता है यहाँ जन्म से। अब यहाँ पर प्रश्न फिर सब लोग बोर्ड कट पूछते रही रहते है हैं, क्या हुआ? सर, वो बोर्ड कट रही है उधर। ओके ओके। ठीक है, चल। सबसे पहले ये हुआ कि सबसे पहले जरा मरण, ये दुख है। दुख का कारण क्या है? तो दुख का कारण आप बताओगे, सफरिंग का रीजन क्या होता है आपका? रीबर्थ होता है, जन्म होता है। तो अब वो लोग बोले भाई ये जन्म की बात आपने बता दी, तो पूछे कि जन्म का कारण क्या होता है? मतलब कि यहाँ पे रीबर्थ या जन्म का कारण क्या होगा? यहाँ पर जो जाति लिखी है, जाति का कारण क्या होगा? ठीक है, जाति का कारण क्या होगा? यहाँ पर जब यहाँ पे सोचने लगे तो वो बोले कि बताओ कि प्रभु ये बताइए, हम लोग बार बार ये जो जन्म लेते हैं, ये जन्म क्यों लेते हैं? तो उन्होंने बोला द विल टू बी बॉर्न। क्या बोला उन्होंने? बोला है, उन्होंने क्या बोला है कि द विल टू बी बॉर्न, द विल टू बी बॉर्न। ठीक है, तो ये बोला, इसका मतलब होता दूसरा है पॉइंट भाव। है ये। इसका मतलब क्या होता है? भाव होता है। कहते नहीं भाव सागर में फंस जाना, कहते नहीं भाव। भाव का मतलब होता है कि हमारी इच्छा, ठीक है, हमारी इच्छा होती जन्म लेने की। जन्म ऐसा नहीं होता है, जन्म लेने की इच्छा होती है। हम लोग की इच्छा होती है ना, अगले जन्म में जब बनकर आएंगे तो आईएएस बनेंगे या कोई भी चीज बनेंगे, तो हम लोग मन में सोचते हैं। तो जन्म लेने की जो इच्छा होती है वो जोड़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या जोड़ते हैं? जन्म लेने की हम लोग इच्छा जोड़ते हैं कि जन्म का कारण क्या होगा यहाँ पर, कि मतलब यहाँ पर भाव का मतलब, यहाँ पर भाव का मतलब आप लिख लेंगे। भाव का मतलब होता है जन्म ग्रहण करने की इच्छा। क्या लिखेंगे? जन्म ग्रहण करने की इच्छा। जब बालक जन्म लेता है, जन्म लेने से पहले जब गर्भ में आता है तो उसको स्पर्श चीजें याद आ जाती, अरे वाह मैंने तो अपने पिछले जन्म में रबड़ी खाई थी। मतलब वहां पर वो चीजों को फील करता है, सोचता है, समझता है। ठीक है, अब जब ये भाव आ गया तो इस भाव का कारण क्या होगा? अब यहां पर आता है भाव का कारण क्या होगा? यहां पर भाव का कारण। ठीक है, इसी भाव का कारण क्या होगा? यहाँ पर होगा आपका उपादान। क्या होगा आपका? उपादान। अब देखिए यहीं पर जो है नेहा का क्वेश्चन जो दिन बोला था ना कि उपादान नहीं समझ में आता है, हमने सांख्य दर्शन में भी उपादान बात करी थी, जिसमें निमित्त कारण और उपादान कारण बात करती। हम वेदांत में आए थे, वेदांत में भी इसको डीप में बताया था। आज फिर से देख लेते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि यहाँ पर जाति का कारण या जन्म का कारण भाव होता है। भाव का मतलब होता है फिर से बार बार जन्म लेने की जो इच्छा होती है वो होती है। अब इन्होंने बोला कि ये भाव का मतलब होता है भाव सागर, भाव चक्र जो हम लोग पढ़ते हैं ना, जब कभी भी आ जाए भाव चक्र आ जाए हिंदी में लिखा हुआ तो जान लेना कि ये बौद्ध दर्शन का वर्ड है। अब यहाँ पर इन्होंने बोला कि ये बार बार भाव सागर में फंसने का हम लोग का कारण क्या है? तो मेन पर्पस होता है उपादान। मतलब कोई ना कोई रीजन लेकर ही हम लोग पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं। मतलब कि सांसारिक वस्तुओं से आसक्त रहने की चाह, मतलब सांसारिक वस्तुओं से जुड़े रहने की जो एक विशेष प्रवृत्ति होती है, विशेष चाह होती है। क्या होती है? जब हम लोग के प्राण निकलते हैं, प्राण निकलते समय हम लोग सोचते हैं ना कि मैं अगले जन्म में आऊं तो इनके साथ रहना पसंद करेंगे। तो ये यहाँ पर जो आप पहले से ही सोच लेते हो, इसी वजह से जन्म होता है। तो ये उपादान ये भाव का कारण क्या हुआ? उपादान। जब उपादान की बात आ गई तो उपादान की बात आता है कि उपादान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेंटल क्लीनिंग। क्या बोलते हैं? मेंटल क्लीनिंग। मेंटल क्लीनिंग।
ठीक, मेंटल क्लीनिंग होता है। ठीक, मेंटल क्लीनिंग होता है। सर फिर सर नंबर 4 पर हम लोग आते सर हैं, ये तो नंबर 4 पे हम लोग सर देखेंगे। ये हाँ बोलिए। सर ये तीसरा पॉइंट फिर से बता दीजिए प्लीज। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, हमने दुख, दुख का कारण हुआ जन्म, जन्म का कारण क्या हुआ, ये चीजें हम लोग जो फील करते हैं, बार बार जन्म लेने की जो इच्छा होती है, उसकी वजह से हम लोग का होता है। अब ये बार बार जन्म क्यों लेते हैं हम लोग, तो बार बार जन्म इसलिए लेते हैं क्योंकि मेंटल क्लीनिंग हम लोग को करनी रहती है, कि मानसिक रूप से हम प्रिपेयर रहते हैं कि जब हम लोग प्राण हम लोग के शरीर से निकलता है, तो निकलने से पहले हम लोग की कुछ इच्छाएं रह जाती ना। तभी तो पूछा था कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, आप अपनी आखिरी इच्छा बताओ। तो वो आखिरी इच्छा जो होती है, तो वही होता है आपका उपादान, कि मतलब कोई विशेष रीजन होता है इस संसार में आने का, इस संसार में मतलब कि संसार की वस्तुओं से जुड़े रहने के लिए, जुड़े जो रहते हैं हम लोग, वो उपादान कारण होता है, मतलब एक प्रमुख कारण होता है एक दूसरे से रिलेशन बना रहे। क्लियर। अब बात आती है कि ये उपादान का कारण क्या होगा। ठीक है, उपादान का कारण क्या होगा, उपादान का कारण होती है तृष्णा। ठीक है, उपादान का कारण क्या होती है, तृष्णा, जिसको बोलते हैं क्रेविंग। ठीक, अब क्रेविंग या तृष्णा के बारे में हम लोग जानेंगे कि तृष्णा क्या होती है। तो तृष्णा जो है, ये जो है भोग विलास की भावना को उत्पन्न करती है। तृष्णा का मतलब होता है ठोस, ठोस चीजें, जैसे आपका स्पर्श ना, किसी का स्पर्श आपको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, छोटे बालक है, उनका स्पर्श, उनका छूना, उनको खिलाना, खेलना, कूदना उनका अच्छा लगता है। फिर क्या आता है, रंग, स्पर्श के बाद आपका आता है रंग। ठीक है, रंग आती, तो इत्यादि ऐसे विषय बहुत से हैं जो भोग की वासना को बढ़ाते हैं। किसकी, भोग की वासना को बढ़ाते हैं, भोग की वासना को बढ़ाते हैं। अब तृष्णा के लिए मुख्य रूप से यहाँ पे जब एग्जाम्पल देखते हैं, तो तृष्णा का मतलब होता है कि किसी भी चीज के प्रति हम लोग जो भी अच्छी चीज लगे, उसके लिए जो हम लोग वर्क करते हैं, जो काम करते हैं, वो तृष्णा होती है। क्रेविंग जो बोलते हैं हम लोग, ठीक है, क्रेविंग जो हम लोग बोलते हैं, वो मुख्य रूप से इसको हम जोड़ के बोलते हैं। यहाँ पर तृष्णा का एक एग्जाम्पल उन्होंने देते हुए बताया कि तृष्णा में जो होता है, ये दो, इसमें कनक और कामना, मैंने बताया ना कि कनक और कामना की बात ये करते हैं। कनक का मतलब होता है, सब लोग चाहते हैं कि, तृष्णा का मतलब होता है किसी भी चीज की इच्छा को जागृत करे रहना, कि सोना मिल जाए, पैसा मिल जाए, हमारे पास अच्छा पैसा हो, धन दौलत हो, गाड़ी हो, शोहरत हो, ये सब चीजें हो। ठीक है, पहली पॉइंट तो ये होती है सबकी। दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरा पॉइंट होता है इसके साथ साथ जब पैसा मिल जाए, तो उसके बाद फिर होता है कि शादी अच्छी हो जाए, लड़की अच्छी मिल जाए। तो कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि इन दोनों को पाने के लिए, मान लो जैसे गुरु, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिससे लगे कि हाँ यही हमें दिला सकता है नौकरी, तो हम दिन रात उसके पास जाएंगे, उसके जूते भी पॉलिश करेंगे, उसकी हर बात मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि हमारे अंदर तृष्णा है। क्या है, तृष्णा है। तृष्णा में आपको कनक और कामना, उन्होंने बोला कि आप संसार की सभी जंजीरों से बाहर निकल सकते हो, लेकिन जो महिलाओं की बाहु होती है, उसमें अगर जो जकड़ गया, वो नहीं निकल सकता है। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहोगे, महाभारत में जो आप वेद व्यास के जो पुत्र हैं, सुखदेव या सुख नाम है उनका, ठीक है, उन्होंने भी वह जन्म से ही ब्रह्मचारी पैदा हुए, मतलब उन्होंने ये ठान लिया था कि उनको विवाह नहीं करना है। तो वेद व्यास जी ने बोला कि भाई मुझे अपना जो है परिवार चलाना है, अपना वंश आगे बढ़ाना है, सुखदेव तुम शादी करो। तो उन्होंने कहा कि मैं शादी नहीं कर सकता। तब उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया था, उस समय की ये बात यहाँ पे हम लोग लाकर रख रहे हैं, जो कि तृष्णा, तृष्णा का मतलब होता है कि किसी चीज की जो हम इच्छा करते हो, वो चीज कभी समाप्त ना हो। ठीक है, जो चीज कभी समाप्त ना हो, जब समाप्त नहीं होगी तो भोग विलास, जैसे भोग विलास की जो चीजें होती है, वो कभी समाप्त ही नहीं हो सकती है। चाहे जितना, अब डेली खाना खाते ना हम लोग, लेकिन डेली एक नई नई चीजें खाने का मन करता है, कुछ दिन के लिए मन भर जाएगा, फिर से मन जो करेगा कि हाँ चलो फिर से वही चीज खाते हैं। तो ये तृष्णा ही होती है। और अगर मैं आपको बता दूं, ये जो 12 चक्र होते हैं, 12 चक्र में ये सबसे मजबूत कड़ी होती है। कहते नहीं कि जंजीर एक दूसरे में पकड़ी होती है, लेकिन सबसे मजबूत जंजीर जो होती है, इसी को माना जाता है।
कोई एक जंजीर अगर हमने और आपने तोड़ दी तो हम लोग इस भवचक्र से हम लोग आजाद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पुनः बार बार जो जन्म लेते हैं इस जन्म से बार बार हम लोग आजाद हो जाएंगे। अब बोले कि भाई चलो तृष्णा की बात हुई, तो अब तृष्णा की रीजन क्या होगा? ठीक है, तृष्णा का रीजन क्या होगा? तो तृष्णा का रीजन क्या बताया इन्होंने? बताया वेदना। क्या बताया? वेदना। वेदना। वेदना को बोलते हैं सेंस एक्सपीरियंस। क्या बोलते हैं? सेंस। ठीक, सेंस एक्सपीरियंस। अब सेंस एक्सपीरियंस क्या होता है? मतलब कि इंद्रियों के द्वारा, सेंस क्या ना, सेंसरी ऑर्गन्स हम लोग बोलते हैं, जो इंद्रियों के द्वारा हमें अनुभूति होती है कि अच्छा छुए, अच्छा खाए, अच्छा पहने, अच्छा बोले, अच्छा सुने। तो ये सब चीजें होती हैं कि तृष्णा किस लिए आती है? भाई वो तेरा पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि समाज में नाम हो, परिवार में नाम हो, अच्छी लाइफ क्यों पाना चाहते हैं? ताकि और लोगों से हम बेहतर हो, श्रेष्ठ कहलाए, इसलिए। और उसका मेन रीजन क्या होता है? वेदना होती है। क्या होती है? इंद्रियां होती है हम लोग की ना, इंद्रियों की वजह से ही हम लोग पैदा होती है तृष्णा, तृष्णा फिर उपादान, उपादान से भव, भव से जाति, जाति से जरा मरण हो जाता है। तो इतनी चीजें हम लोगों ने समझ ली। अब बात आती है, जब वेदना की बात हम लोग समझ गए तो वेदना का कारण क्या होता है यहाँ पे हम जानेंगे। अब वेदना का कारण क्या होगा बताओ? वेदना का कारण होगा, सबसे मुख्य कारण जो होगा वो होगा स्पर्श। क्या होगा आपका? स्पर्श हम लोग बोलते हैं। अब स्पर्श का मतलब क्या होता है? स्पर्श में होता है सेंस कांटेक्ट। क्या होता है? सेंस कांटेक्ट आता है। सभी का स्टक हो रहा है सर, वीडियो स्टक हो रहा है कि मेरा ही बस हो रहा है? नहीं, चल रहा है ठीक। चल रहा है। अब यहाँ पे कभी देखिए, कल रील हो रहा है। हाँ देखिए, अब इसमें क्या हुआ कि स्पर्श। अब स्पर्श का मतलब क्या होता है? सेंस कांटेक्ट का मतलब क्या होता है? मतलब इंद्रियों को वस्तुओं के साथ जो संपर्क होता है। जैसे ठोस चीजें हैं, अरे वाह मैंने तो रबड़ी खाई थी उस समय, तो वो चीजें हम लोगों को फील होती है ना। तो यहाँ पे स्पर्श का मतलब होता है टचेबल ना, कि सेंस के अकॉर्डिंग चीज को हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं, तो वो स्पर्श में आ जाएगी। अब ये स्पर्श का कारण क्या हो जाएगा? स्पर्श का कारण होता है आपका सड़ायतन। क्या होता है स्पर्श का कारण? सड़ायतन। ठीक है, स्पर्श का कारण सड़ायतन, जिसको बोलते हैं हम लोग सिक्स सेंस ऑर्गन। क्या बोलते हैं? सिक्स सेंस ऑर्गन। ठीक, हेलो हाँ, सिक्स सेंस ऑर्गन होता है आपका। हाँ बोलिए, कौन बोला? सर, वेदना का कारण ही स्पर्श है ना? हाँ, वेदना का कारण जो होता है वो स्पर्श होता है। अब जब स्पर्श की बात हुई ना, टचेबल जो होती है, अच्छी चीज कोई खाई उसके लिए बताएं, फिर वो ये होता है कि अब जब स्पर्श की बात कर रहे हैं तो स्पर्श का कारण क्या होता है? उन्होंने बोला सड़ायतन। सड़ायतन में होता है सिक्स सेंस ऑर्गन्स। अब सिक्स सेंस ऑर्गन्स क्या होती है आपकी? अब सिक्स सेंस ऑर्गन्स में क्या आएगी आपकी, बताइए? हमारी ज्ञानेंद्रियां प्लस हाँ, मन, तो ये हो गया हमारा 5 ज्ञानेंद्रियां आ जाएंगी, ठीक, और और एक मन आ प्लस जाएगा। मन आ जाएगा आपका। ठीक, तो ये सड़ायतन का मुख्य कारण यही होता है कि हमारी जो सिक्स सेंस ऑर्गन होती है, जो हमें हर चीजों को बताती है। अरे बहुत देर हुई, चलो थोड़ा सा टेक ले लेते हैं। अरे बहुत देर से पढ़ रहे हैं, अब थक गए, थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो ये जो हमें सूचना देता है, जो हमारे को बताता है, वो आपका सिक्स सेंस ऑर्गन हो जाता है। जब इस पूछा गया कि ये सिक्स सेंस ऑर्गन्स का रीजन क्या होता है, सड़ायतन का रीजन? नाम रूप। सड़ायतन का रीजन जो होता है वो होता है नाम रूप। ठीक, नाम रूप। अब नाम रूप को क्या बोलते हैं लोग? इसको बोलते हैं माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं? माइंड माइंड बॉडी बॉडी ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म। ठीक, क्या बोलते हैं? माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म होता है यहाँ पर। अब नाम रूप क्या होता है? नाम रूप जो होता है वो मन और शरीर के समूह को कहा जाता है। किसको बोलते हैं? मन
और शरीर के समूह को। ठीक, मन और शरीर के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? नाम रूप बोलते हैं। ठीक है, अब ये नाम रूप का कारण क्या होता है? नंबर 9 पे देख लो, नाम रूप का कारण। इसका विज्ञान है। नाम रूप का कारण विज्ञान है। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम लोग विज्ञान बोलते हैं तो हम लोग का सीधे माइंड जाता है साइंस की तरफ। तो ये साइंस नहीं है, इसको कॉन्शियसनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस। हाँ, बोलते हैं कॉन्शियसनेस। ठीक, कॉन्शियसनेस होता है आपका। ठीक है, अब कॉन्शियसनेस में विज्ञान में क्या होता है? विज्ञान का मतलब होता है यहाँ पे क्या होता है विज्ञान में? जब नवजात शिशु जो है माँ के गर्भ में रहता है। जब यहाँ विज्ञान का मतलब होता है जब बालक जो है माँ के गर्भ में रहता है, तब उसको बोलते हैं विज्ञान या नाम रूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, जब नवजात शिशु माँ के गर्भ में रहता है, माँ के गर्भ में रहता है। ठीक है, फिर इसके बाद लिखेंगे 10 नंबर पे। 10वें नंबर पे जो आपका आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अब बात आएगी कि विज्ञान का कारण क्या बनता है। अब ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इस विज्ञान का कारण क्या है। तो इस विज्ञान का कारण क्या बनेगा, बताओ आप? संस्कार संस्कार होगा ना, पूर्व जन्म के कर्म जिसको कहा गया है, संस्कार हो जाएगा। आप एक बार रीचेक। नहीं, ठीक है, विज्ञान है, विज्ञान का कारण हो जाएगा संस्कार। ठीक है, अब संस्कार को हम लोग क्या बोलते हैं? इंप्रेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंप्रेशंस। ठीक, इंप्रेशंस बोलते हैं। इंप्रेशंस का, संस्कार का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज व्यवस्थित रूप से हमारे सामने पूर्व जीवन की प्रवृत्तियों के रूप में आती है। जैसे अतीत के जो भी कर्म होते हैं, उन कर्मों के प्रभाव के कारण ही हमें जो संस्कार जो निर्मित होता है। जैसे मान लो आप कहीं जाओ और कोई बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो संस्कारी बोलते हैं, तो वो संस्कारी का मतलब ये नहीं होता है कि अच्छे। संस्कारी का मतलब होता है कि वो एक व्यवस्थित ढंग से होते हैं, एक सीमित दायरे में चीजों को करते हैं और सीमित चीजें अच्छी तरीके से वो कर ले जाते हैं। तो यहाँ पर संस्कार से वही मतलब है यहाँ पर। ठीक, इंप्रेशन कहते नहीं, इम्प्रेस कर रहा है कोई। इम्प्रेस करना, किसी को इम्प्रेस करने का मतलब है कि सही तरीके से आप उससे बोले, बतलाएं, बैठे, संबंध बताएं, तो वो संस्कार कहलाता है। ठीक, फिर अब आता है 11 नंबर कि संस्कार का कारण क्या है। बताओ, संस्कार का कारण आपका क्या बनेगा? अविद्या बनेगी। क्या बनेगी? अविद्या बनेगा। अविद्या। ठीक है, अविद्या बनेगी। तो अब यहाँ पर इतनी चीजें आई, तो अविद्या, तो अब यहाँ पे संस्कार का कारण जो है अविद्या बनी, जिसको बोलते हैं हम इग्नोरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इग्नोरेंस। ठीक, क्या बोलते हैं? इग्नोरेंस, ज्ञान का अभाव। ठीक है, इग्नोरेंस बोलते हैं। जब इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है यहाँ पर, बताओ? ज्ञान का अभाव, इसके पास नॉलेज नहीं है। क्या होता है अविद्या का? अब इसका रीजन तो नहीं। अविद्या का क्या होता है आपका? ज्ञान का जो है अभाव, ज्ञान का अच्छा अभाव। ठीक, अब यहाँ पर पूरी की पूरी कहानी यही यहाँ पे जुड़ती है। ठीक है, पूरी की पूरी कहानी यहीं पर इतनी चीजों पर सिमट के रह जाती है। पूरी चीजें हम लोग को जो बताती है यहाँ पर। क्लियर है यहाँ पर? जी सर। ना सर मैं इसी चीज को, सर हाँ बोले आप। सर ये विज्ञान और उसके बाद संस्कार, ये 2 पॉइंट बता दीजिए फिर से। हाँ पूरा बताते हैं। हाँ सर, ये जो चीज मैं लिखी हूँ ना, इसी चीज को 2 भागों में बांट दी हूँ। जैसे कि अविद्या और संस्कार, ये बिफोर बर्थ में आएगा,
हाँ, और अगर इसको हम आफ्टर बात करते हैं, वर्ड अभी वो डिवाइड बाकी करते रह हैं ना, जाएगा। अभी डिवाइड करते हैं, हम तुरंत करते हैं, थोड़ा सा समय दीजिए। पहले तो ये 12 चीजें हम लोग को समझ में आ गई ना कि क्या क्या चीजें होती। अब बात होती है कि किसका संबंध किससे होता है। अब जिनका संबंध जो है फ्यूचर से नहीं, जिसका संबंध जो है अतीत के जीवन से होता है। अब अतीत के जीवन से जो हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहले जो नीचे की 2 चीजें दी हुई है ना, नीचे की जो 2 चीजें दी हुई हैं, उनसे हम लोग देखेंगे वहां पर। हेलो, हाँ सर। यस जी सर। सर। देख रहे हैं ना सब लोग। अभी बताते हैं 1 बाय 1, सब हाँ चीजें हम लोग को क्लियर होंगी यहाँ पर। ओके सर, ये जो सब कॉज दुख समुदाय कॉज ऑफ सफरिंग के अंडर आता है ना? हाँ, ये जो हमने पूरी 12, ये पूरा का पूरा जो लिखा है ये यहाँ से है, ठीक है, ये पूरा ये इपिस्टेमोलॉजी में आता है। अब इन्होंने, अब देखो इसको उल्टा हम लोग थोड़ा सा करते हैं कि सबसे पहले यहाँ हाँ पर सर। जरा का अर्थ होता है वृद्धावस्था या मृत्यु कहा जाता है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या लिया है, जरा मरण लिया है। क्या लिया है, जरा मरण। जरा मरण का शाब्दिक अर्थ अगर हम लोग को देखा जाए तो वृद्धावस्था और मृत्यु जो होता है उसको वो बोलते हैं। तो यहाँ पर जरा मरण को रोग, निराशा, शोक, इन इत्यादि चीजों से जोड़कर देखा गया है। सबसे पहले हम लोगों में क्या दिखा, सफरिंग। सफरिंग में क्या होता है, सफरिंग में हम लोग परेशान रहते हैं। परेशान क्यों होते हैं, क्योंकि हम लोग जन्म लेते हैं, पुनः जन्म लेते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, ठीक है। तो ये पूरी की स्टेप बताई थी, जिसमें से सबसे पहले होता है कि सबसे पहले जहां कहीं भी ज्ञान का अभाव होगा वहां पर हमें अविद्या होगी। जब अविद्या होगी तो अविद्या होने से संस्कार हमारे खराब होंगे। संस्कार हमारे खराब होंगे, संस्कार से हमारा विज्ञान खराब होगा। विज्ञान का मतलब यहाँ पर बताया ना, जब नवजात शिशु जो है माँ के गर्भ में रहता है उसको विज्ञान बोलते हैं। अब विज्ञान खराब होने पर क्या होगा, आपका नाम रूप जो है खराब हो जाएगा। नाम रूप का मतलब क्या होता है, मन और शरीर का जो समूह होता है वह आपका गलत हो जाएगा वहां पर। फिर अब इस गलत होने के लिए क्या होता है, सड़ायतन। ये रीजन क्यों है, तो ये रीजन है सड़ायतन की। अब सड़ायतन में होता क्या है, आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और एक मन होता है आपका। फिर इसके आगे सड़ायतन जो होता है वो स्पर्श से होता है। स्पर्श में आपका सेंस कांटेक्ट होता है, ठीक है। सेंस कांटेक्ट के बाद फिर वेदना होती है। वेदना में सेंस एक्सपीरियंसेस होते हैं। सेंस एक्सपीरियंस के बाद तृष्णा होती है। सबसे मुख्य कारण यही होती है। तृष्णा में आपका स्पर्श आता है, रंग आता है, या भोग विलास की जो भी चीजें हम लोग अच्छी अच्छी चीजों को पाना चाहते हैं लेकिन खराब चीजों को इग्नोर करते वो आता है आपका। फिर इसके बाद उपादान आता है। उपादान का मतलब हुआ मेंटल क्लीनिंग हुई, कि मेंटल क्लीनिंग जब हम लोग कर लेंगे तभी। अब मेंटल क्लीनिंग कैसे करेंगे, ये भाव का कारण हमें समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्यों बार बार जन्म ले रहे हैं। तो इस भाव जन्म ग्रहण करने की जो इच्छा होती उसको जो हम दबा देंगे, खत्म कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, जाति। अब जाति भी खत्म कर देंगे मतलब रीबर्थ हमारा नहीं होगा। जब रीबर्थ नहीं होगा तो हम लोग सफरिंग में नहीं आएंगे, मतलब कि हम लोग दुख में नहीं आएंगे, बार बार दुख में नहीं करेंगे। मतलब कुल मिला के ये पहला सफरिंग और अविद्या, यही मेन इसके पद बनते हैं। क्लियर। अब बात आती है कि इसके अंतर्गत जो अतीत से जब संबंधित है तो वो संस्कार और अविद्या आएंगी आपकी, है ना। क्या आएगी आपकी, संस्कार और अविद्या। हाँ, अतीत से संबंधित। हाँ बिल्कुल, ठीक है। इतनी चीजें हो गई, क्लियर है सबको यहाँ तक। सर ये 2 अतीत में आएंगे और सब बाकी बता रहे। ठीक है, बाकी सबकी बातें अगर आप जानना चाहो तो बाकी सबके बारे में भी जान लो। ये हो गया। अब फिर इसके बाद जो आता है मुख्य रूप से जिनका संबंध जो है भविष्य से संबंधित हो, तो भविष्य से कौन संबंधित है, भविष्य के ऊपर की 2 चीजें आपकी संबंधित है, जरा मरण और जन्म। ये 2 चीजें, बाकी जितनी भी चीज होती है वो क्या होता है, वर्तमान से संबंधित। एक भूत हो गया, एक भविष्य हो गया, एक वर्तमान होते हैं। 3 ही काल होते हैं। तो 3 काल में आप बंटवारा कर दो। ये आपका कब है, अतीत का, क्या है, पास्ट का है, ये क्या है आपका फ्यूचर का है, और ये जो 10 चीजें हैं वो प्रेजेंट की हैं। क्लियर। जी सर। अब बात आती है सीक्वेंस मैं गलत लिखी हूँ। सीक्वेंस
सर सीक्वेंस जो आपने लिखा है सफरिंग वाला वहीं से स्टार्ट होगा ना, कभी सीक्वेंस तो नहीं ऐसा कोई पूछेगा ना नहीं एग्जाम है, में? बात दोनों की सही है। चाहे इधर से आप कार्ड पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, जरा मरण से आप स्टार्ट करते तो भी वो सही है, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो अविद्या से तो भी वो सही है। सबसे पहले तो बात हुई अगर सीक्वेंस की देखेंगे या गौतम बुद्ध जी ने कैसे बताया होगा, तो हम लोग एक थॉट सोच सकते हैं कि जब दुख पर बात हो रही है तो पहली बात तो दुख बताएंगे ना कि ये दुख क्यों होता है। तो बताया कि भाई हम जन्म ले रहे हैं बार बार, तो पूछे कि जन्म क्यों ले रहे हैं हम बार बार, तो उन्होंने बोला कि भाव चक्र है। भाव चक्र है मतलब कि द व्हील ऑफ एक्सटेंशन है आपका, ठीक है। यहाँ पे भाव चक्र की बात करेंगे हम लोग, द विल टू बी बॉर्न, बार बार जन्म लेने की बात करेंगे। अब ये बार बार जन्म क्यों लेते हैं, उन्होंने कहा एक कोई विशेष कारण होता है जन्म लेने का, जो विशेष कारण होता है उसको उपादान बोलते हैं, जिसको मेंटल क्लीनिंग बोलते हैं। अब ये कहें कि उपादान क्या होता है, तो फिर बताएं कि उपादान जो होता है, उपादान का मतलब होता है विशेष चीजें। अब इस विशेष चीजों के आने का कोई ना कोई तो कारण होगा, तो कोई विशेष चीजें ये हैं कि हम, विशेष का मतलब होता है हम पैसा अच्छा क्यों कमाएं, हमें अच्छी वाइफ क्यों मिले, क्योंकि संसार में हमारा नाम हो, यश हो। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि संसार में जो भी लोग होते हैं वो पैसा कमाते हैं, अच्छा पैसा कमाने के लिए मेहनत करते हैं, प्लस जो है अच्छी वाइफ मिल जाए, तो इन दोनों के लिए सबसे ज्यादा भागते हैं, कनक और कामना की बात करते हैं। तो ये तसड़ा हुई, तो ये फिर पूछे कि ये तसड़ा क्यों आती है, तो कहें कि भाई ये जो तृष्णा आती है, जो ये होती वेदनाओं से, मतलब सेंस एक्सपीरियंस से। जैसे कोई खेल, कोई चीज हम देख रहे हैं, देखने में हमें अच्छी लग रही है तो हम देखेंगे ना उसको, कोई काम करने में हमें अच्छा लगता है तो हम वो काम ही करेंगे अच्छा। तो ये तृष्णा, ये वेदना ही है, सेंस एक्सपीरियंस है जो हमें तृष्णा के लिए उकसाती है। फिर कहेंगे अच्छा ये बताइए वेदना फिर कैसे, वेदना का कारण क्या है कि वेदना क्यों हम लोग पे आती है, कहते हैं सुनो, वेदना जो होती है सेंस एक्सपीरियंस जो होता है वो सेंस कांटेक्ट से होता है, देखने से होता है, एक्सप्रेस करने से, कि टच किया हमने ना कि अरे ये मार्कर है, अरे बड़ा ही अच्छा दिख भी रहा है और छूने में भी बड़ा गुलगुला लग रहा है, तो वो चीजें होती है, सेंस कांटेक्ट हुई। तो कहें कि ये बताइए जब स्पर्श किया हमने तो ये स्पर्श का कारण क्या है मुख्य रूप से, कहीं सुनो, ये स्पर्श का कारण जो होता है ये सड़ायतन होता है। कहीं सड़ायतन क्या होता है, सड़ायतन में बोला कि इन्होंने कि जो 5 हम लोग की इंद्रियां होती हैं, ज्ञानेंद्रियां होती हैं, ठीक है, और एक मन होता है जो उभय होता है, ये सड़ायतन का कारण बनता है। तो कहें ये बताइए ये इसका कारण क्या होगा कि ये क्यों होता है हम लोगों के साथ, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर जो होता है नाम रूप होता है वो उसके लिए होता है। ये कहा मतलब कारण पूछते ना कि ये 5 इंद्रियां मन का काहे होती हैं, तो बताएं कि जो आपके शरीर होता है और आपका मन होता है ये उनका समूह कहलाता है। तो कहें ये समूह क्यों हुआ, इनका कारण क्या है बनने का, तो इनका रीजन बताया इन्होंने, क्या विज्ञान बताया कि विज्ञान होता है। अब कहें प्रभु आप बार बार फंसाए दे रहे हैं, कहें कि ये विज्ञान क्या होता है, कहें विज्ञान का मतलब होता है जब कोई बालक जो है अपनी माँ के गर्भ में रहता है तब उसकी बात हम उसको विज्ञान बोलते हैं, ठीक, विज्ञान बोलते हैं। अब कहें कि ये गर्भ में बालक क्यों रहता है, इसका रहने का कारण क्या, रीजन क्या, कहें ये एक प्रकार का संस्कार है, बालक है तो गर्भ में ही रहेगा, संस्कार एक प्रकार का। जब ये कहें ये संस्कार क्यों होता है, कहें ये अज्ञान है, अविद्या है। तो कहें अविद्या का कारण क्या है, तो अविद्या का कारण जो है आपका ज्ञान का अभाव है। जब जिस दिन हम ये अविद्या, हमें ज्ञान का अभाव खत्म हो जाएगा, विद्या आ जाएगी, उस दिन ये सब क्रम ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। इसी को संसार चक्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द व्हील ऑफ द वर्ल्ड, संसार चक्र, इसी को धर्म चक्र बोलते हैं, इसी को हम लोग जन्म मरण चक्र बोलते हैं। तो याद रखिए साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, ठीक है। तो दूसरा बोलेंगे द व्हील ऑफ एग्जिस्टेंस, तीसरा बोलेंगे द व्हील ऑफ द वर्ल्ड। तो इतने अनेक नाम इसके हो जाते हैं, लेकिन प्रतीत समुत्पाद का जो ज्ञाता है वही वास्तविक, अगर पूछा जाए कि बौद्ध धर्म की जो पूरी कहानी है वो प्रतीत समुत्पाद पर ही आधारित है, समझी जाती है, मानी जाती है। क्लियर ये पॉइंट सर? ये जो धर्म चक्र आपने बोला है ये इन 12 को कहा जाता है? ये बिल्कुल पूरे 12 है, लेकिन प्रतीत समुत्पाद के अलग अलग नाम है, प्रतीत समुत्पाद के सब अलग अलग नाम है। सर बता दीजिए।
क्या भाव चक्र, इसी को भाव चक्र बोलते हैं, इसी को संसार चक्र बोलते हैं, इसी को धर्म चक्र बोलते हैं, इसी को जरा मरण चक्र बोलते हैं, जन्म मृत्यु चक्र बोलते हैं, इत्यादि नामों से हम लोग इसको बोल सकते हैं। क्लियर ये पॉइंट? जी सर। सर ये ज्ञान मीमांसा में आता है ना? हाँ, ज्ञान मीमांसा में आता है। अब जब ज्ञान मीमांसा की बात कर रहे हैं, जब हम प्रतीत समुत्पाद से अनित्यवाद और नित्यवाद, यहाँ पर हमें अनित्यवाद भी पढ़ने को मिलेगा, क्षणिकवाद भी पढ़ने को मिलेगा, जो कि ये प्रतीत समुत्पाद का ही एक भाग होता है, जिसको हम बोलते हैं क्षणिकवाद। ठीक, क्षणिक वाद भी हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा। क्षणिकवाद का मतलब होता है जो हर समय परिवर्तित होता है। इस क्षणिकवाद की वजह से ही इसको प्रयोजनवादी वेस्टर्न फिलॉसफी से कोरिलेट करते हैं। याद रखिएगा कि यहाँ पर हम क्यों क्षणिकवाद से कोरिलेट, क्योंकि ये क्षणिकवाद को मानता है। इसने कहा कि प्रत्येक समय हर वस्तु में किसी न किसी कारण के अनुसार बदलता रहता है। जब वो बदलता है तो इसीलिए इसको बोला गया। फिर इसके बाद इसी से एक चीज और बना, प्रतीत समुत्पाद से एक सिद्धांत और देते हैं, जिसको बोलते हैं अनात्मवाद, द थ्योरी ऑफ नो सेल्फ। क्या बोलते हैं? अनात्मवाद। ठीक, द थ्योरी ऑफ नो सेल्फ की भी बात करते हैं हम लोग। तो कुल मिला के अगर हम कह सकते हैं, इस बौद्ध दर्शन में जो है इसी के प्रतीत समुत्पाद के आधार पर ही पूरी कहानी बनी हुई है। अब सब लोग परेशान हो गए, अरे प्रभु इतना दुख बता दिया, इतना दुख बता दिया आपने, अब इसको सब लोग परेशान हो गए। तो गौतम बुद्ध ने कहा ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इस दुख से छुटकारा भी आपको मिलेगा। तो इन्होंने बोला, इन्होंने, अब इसको साफ कर दे बोर्ड को। सर ये अनेकांतवाद, अनात्मवाद मतलब सोल को नहीं मानना ना, इसका कारण, इसका मतलब यही सर होगा। इसका मतलब बता दीजिए। बताते अनात्मवाद का सब बताते हैं, साफ दे। देखिए, अनात्मवाद का मतलब इन्होंने बताया है, अनात्मवाद में इन्होंने सब चीजों के बारे में बताया। जो अनात्मवाद का मतलब होता है पुनर्जन्म, कि मतलब कोई भी चीज खत्म नहीं होती है। अनात्मवाद का मतलब होता है यहाँ पे पुनर्जन्म से संबंधित इन्होंने जो चीजें बताई है उसी को बोलते हैं हम लोग अनात्मवाद। जी ठीक है, आत्मा का अंत नहीं होता, उसी को अनात्म बोलते हैं। ठीक है, जन्म जो होता है वो हमारे शरीर का नहीं होता है, वो हमारी आत्मा का होता है। ठीक है, बार बार जो जन्म लेती, इसीलिए इसमें पुनर्जन्म की बात करी गई है। ठीक है, किसकी बात करी? पुनर्जन्म की। तो अनात्मवाद जो है पुनर्जन्म से संबंधित है। यहाँ पर इतनी चीजें क्लियर है यहाँ पर? यस सर। मतलब कि आत्मा अजर अमर क्या है? अजर अमर है। क्यों? क्योंकि ये बार बार जन्म लेती, बार बार अपने चीजों को निकालती रहती। तो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि भगवान गौतम बुद्ध ने जब इतनी चीजें बता दी तो वहां आगे कहानी बढ़ती है। तो पूछते कि प्रभु आपने इतने सारे दुख बता दिए, अब इसका कुछ तो हल होगा कहीं? हाँ, तो इन्होंने बोला दुख निरोध। क्या बोला है? तीसरा बोला दुख निरोध। दुख, ये दुख जो चारों है, चारों दुख जो है आपके किसमें जाएंगे? एक्सियोलॉजी में ही जाकर मिलेंगे। ठीक है जी सर। ना? दुख निरोध मतलब कि तो सेसेशन ऑफ सफरिंग, क्या बोलते हैं? सेसेशन ऑफ सफरिंग। ठीक, सेसेशन ऑफ सफरिंग मतलब कि दुख निरोध। यहीं पर जो है दुख निरोध का कारण इन्होंने बोला कि जो दूसरा आर्य सत्य है, दूसरे आर्य सत्य में भगवान बुद्ध ने दुख के कारण को माना है और इसको प्रमाणित भी होता दिखाया है। इन्होंने बोला कि दुख का कारण, दुख का जो है अंत हो जाए तो दुख का भी अंत अवश्य हो जाएगा। मतलब कि यदि दुख के कारणों का अंत है, मतलब जो रीजन बताए हैं दुख के, एक एक रीजन बताया, अगर उसका अंत हो जाएगा तो दुख जो है, सफरिंग जो है ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी ना। एप्लीकेशन में हम लोग लिखते हैं सफरिंग फ्रॉम फीवर, लिखते हैं लिखते हैं हम लोग, तो ये सब वही है। तो यहाँ पर बोलते हैं जब कारण का ही अभाव हो जाएगा, कोई जो कॉज है, कॉज को ही हम खत्म कर देंगे तो वर्क जो है अपने आप खत्म हो पाएगा ना, अपने आप। तो ये बोलते हैं कि वह अवस्था जिसमें दुखों का अंत होता है उसे हम दुख निरोध कहते हैं।
कौन सी अवस्था? वह अवस्था जिसमें दुखों का अंत होता है उसे हम दुख निरोध कहते हैं। और इस दुख निरोध को बुद्ध ने निर्वाण कहा है। क्या कहा है? क्या कहा है? निर्वाण कहा है। ठीक है, याद रखना है ना, निर्वाण क्या कहा है? निर्वाण कहा है। ठीक, इस दुखों के अंत को भगवान बुद्ध ने निर्वाण कहा है। निर्वाण को पाली भाषा, निर्वाण का मतलब होता है बुझ जाना या बुझा होना ना, इसको पाली भाषा में निब्बान कहते हैं। क्या कहते हैं? निब्बान कहते हैं। ठीक है, निब्बान कहते हैं। तो इतनी चीजें होती हैं यहाँ पर। तो निर्वाण, निर्वाण का मतलब होता है कि इसमें जो है मुख्य रूप से निर्वाण और मोक्ष जो है समानार्थी शब्द तो है। बौद्ध दर्शन में निर्वाण शब्द जो है इसमें बोला गया कि जीवन का जो चरम लक्ष्य माना जाता है, इसको बनाया इन्होंने। इसीलिए बौद्ध धर्म का जो मूल आधार होता है उसमें जो है तृतीय आर्य सत्य जो होता है कि इसमें निर्वाण की विशेषताओं का उल्लेख करते हैं। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए तो निर्वाण की जो बात करी गई है वो दुख निरोध या इसमें ही करी गई है, सेसेशन ऑफ सफरिंग में करी गई है। तो इसमें दो निर्वाण की विशेषताओं के बारे में बताते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं हम लोग। तो ये तीसरा पॉइंट तो क्लियर हुआ। अब बात आती चौथा। चौथा क्या होता है? सर ये निब्बान क्या है? ये पाली भाषा में बोलते हैं। ये क्या है? सर निर्वाण को? हाँ, उसे ही पाली लैंग्वेज में निब्बान कहते हैं। अब यहाँ पर जब देखा कि भाई चौथे जब इन्होंने बताया कि दुख निर्वाण कि मतलब दुख जो है हम लोग के समाप्त हो सकते हैं, हमको इस दुखों से छुटकारा मिल सकता है। तो कहीं प्रभु अब ये बताओ, इतनी चीजें तो बता दी, अब निर्वाण के रास्ते भी बता दो। मतलब दुख निरोध मार्ग क्या बोलते हैं? दुख निरोध के मार्ग। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग। दुख निरोध प्रतिपद गामिनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुख निरोध प्रतिपद गामिनी। इसको बोलेंगे वे लीडिंग टू द, इसको बोलेंगे वे लीडिंग टू द, ठीक है, वे लीडिंग टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग। सर पूरा नहीं दिख रहा, कट रहा है। ठीक, सेसेशन ऑफ सफरिंग की बात करते हैं हम लोग ना। ठीक, सेसेशन ऑफ सफरिंग की बात करते हैं, मतलब कि दुख निरोध मार्ग, इसी को दुख निरोध प्रतिपद गामिनी भी बोलते हैं। अब इन्होंने, भगवान बुद्ध ने कहा कि भाई सुनो, अब प्रश्न यहाँ पे उठ गया कि इस दुखों के निरोध से किस प्रकार हम लोग छुटकारा पाए। तो चौथे आर्य सत्य में इन्होंने बताया कि इस दुख निरोध की अवस्था में आप जो है हम जो मार्ग बताएंगे उस मार्ग को अगर आप अपना लोगे तो आपके जो है दुख जो है कट जाएंगे, छड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो वहां पर क्या बताया इन्होंने? 8 अष्टांगिक मार्ग बताया। अष्टांगिक क्या बताया? अष्टांगिक मार्ग बताया है। 8 अष्टांगिक मार्ग बताया है। ठीक है जी सर, जी सर। 8 अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ। ठीक, 8 अष्टांगिक मार्ग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? 8 फोल्ड पाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 8 फोल्ड पाथ। 8 फोल्ड पाथ। 8 फोल्ड पाथ होता है। ठीक है, यहाँ पे अब 8 फोल्ड पाथ है, तो इसको डिवाइडेशन करने के लिए याद रखना है कि इसका डिवाइडेशन मुख्य रूप से प्रज्ञाशील समाधि, मतलब इन्होंने त्रिरत्न माने थे। क्या? 3 भागों में बांटा है, प्रज्ञाशील समाधि। ठीक, तो इन्होंने त्रिरत्न में क्या माना था? त्रिरत्न में इन्होंने माना था। इसके बाद आपका बौद्ध दर्शन खत्म हो जाएगा, यहीं से क्वेश्चन आता भी है। सबसे पहले प्रज्ञा को हम लोग नॉलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, नॉलेज बोलते हैं हम लोग। फिर सील होता है, सील को कंडक्ट बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? कंडक्ट बोलते हैं। ठीक है, फिर समाधि को हम लोग क्या बोलते हैं?
कंसंट्रेशन बोलते हैं। ठीक, कंसंट्रेशन बोलते हैं हम लोग। ये 3 चीजें होती हैं। अब देखिए 8 4 5 इसके अंतर्गत कैसे डिवाइडेशन होता है ये देखना है। तो सबसे पहले जो आता है, पहले पॉइंट पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहले पॉइंट पे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट पे काला पेन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पहले नंबर पे कौन आता है। तो नंबर 1, ठीक है, सबसे पहले नंबर पर आता है सम्यक दृष्टि। क्या होती है आपकी? सम्यक दृष्टि। दृष्टि, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइट व्यू। क्या बोलते हैं? राइट व्यू। राइट व्यूज आता है, राइट व्यूज, या इसी को फेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को फेथ बोलते हैं। ठीक है, राइट व्यू या राइट फेथ होता है आपका। फिर दूसरा जो आता है उसको बोलते हैं सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प को क्या बोलते हैं हम लोग? राइट रिसॉल्व। रिजॉल्व। राइट रिसॉल्व, ठीक, राइट रिसॉल्व आ गया आपका। ठीक है, जिसको हम लोग, जिसके एक फॉर्मूले से हम लोग कैसे याद करते थे? k इज इक्वल टू, जैसे k है, k इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? k इज इक्वल टू f प्लस r, मतलब इसको ले लिया, इसको ले लिया और इसको ले लिया हम लोगों ने। क्लियर? तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, k इज इक्वल टू एफ आर हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद कंडक्ट में क्या आता है? कंडक्ट में आपकी 4 चीजें आती, कभी कभी 3 चीजें भी दे देता है ना। तो सबसे पहले सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, फिर नंबर 3 पर आता है। नंबर 3 पे बताओ क्या आएगा? सम्यक वाक। सम्यक वाक आता है। सम्यक वाक को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? राइट स्पीच। क्या बोलते हैं? राइट स्पीच। राइट स्पीच होता है। फिर नंबर 4 पर हम लोग जब देखें तो नंबर 4 पर हम लोग क्या आएगा? सम्यक कर्मान। कर्म या कर्मान। सर वाक को ही वाचा बोलते हैं ना? हाँ, वाक को ही वाचा बोलते हैं। सम्यक कर्मान का मतलब होता है राइट एक्शन। राइट एक्शन हो जाता है आपका। ठीक है, फिर नंबर 5 की जो हम बात करते हैं, नंबर 5 में आपका आता है सम्यक आजीविका। क्या आता है? सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका को हम लोग क्या बोलते हैं? रहन सहन वाला, लाइवलीहुड। राइट लाइवलीहुड। ठीक है, हाँ, लाइवलीहुड। लाइवलीहुड। ठीक है, लाइवलीहुड होता है। ये 3 चीजें यहां पर आती है ना, बताइए। सर मैंने तो 4 लिखा है एक साथ में, वही जो आप बोले, कहीं 3 आता है, कहीं 4 कहीं आता 4 है। मैंने आता है, सम्यक लेकिन व्यायाम अब यहाँ पर हम लोग के राइट माइंड में एफर्ट। कभी कभी 3 आता है, 4 आता है, लेकिन मेरा मानना है यहाँ पर 4 आएगा। क्यों? कंडक्ट, यहाँ पर सब चीज कंडक्ट कर रहे हैं ना, सब चीज को लगा रहे हैं, तो यहाँ पर जो व्यायाम होता है नंबर 6 पर, व्यायाम भी यहीं पर आएगा। ठीक है, व्यायाम भी यहीं पर आएगा। सम्यक व्यायाम, जिसको राइट एफर्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट एफर्ट। एफर्ट्स आता है। फिर समाधि आती है, तो समाधि में आपका आता है क्या? सम्यक स्मृति। क्या आता है? सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति को क्या बोलते हैं? राइट स्मृति क्या बोलेंगे? राइट माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस होता है फिर आपका। फिर 8वां नंबर जब आप देखेंगे तो 8वें पे क्या आएगा आपका? सम्यक समाधि। कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन। ठीक है, सम्यक समाधि, कंसंट्रेशन आएगा आपका।
ठीक, एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है प्रज्ञा से ही बनकर आता है, ठीक है, लेकिन हमें और चीज भी याद रखनी है ना, और भी चीजें हमें याद रखनी है हम लोग को ना। कंडक्ट में अगर इसका फॉर्मूला बताएंगे तो कंडक्ट वाले क्या बनेगा, C इज इक्वल टू SALE, SALE सेल हो जाएगा ना। कंडक्ट में सेल करेंगे हम लोग पूरी की पूरी चीजें, ठीक है। कंडक्ट में CD लिख दे रहा कंडक्ट में, और CON इसमें क्या आ जाएगा, CON में क्या आ जाएगा, M+C, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग इन सब चीजों को देख लेंगे। अब चलिए इसकी कहानी को समझते हैं, ठीक है सर। हाँ सर एक पॉइंट बता सर, ये त्रिरत्न का वो नहीं रहता है ना कि आगे पीछे हो जाए तो इसमें दिक्कत रहेगा, प्रज्ञाशील समाधि का। हाँ, प्रज्ञाशील समाधि वैसे क्रम यही है, क्रम जो मैंने बताई यही है। क्यों है, क्योंकि सबसे पहले आपको नॉलेज होगी, फिर उस नॉलेज को आप कैसे रिफॉर्म करना है अपने अंदर उसको लगाएंगे, फिर उसके बाद आपके अंदर समाधि आएगी ना। ठीक, अब कहानी सुनते हैं एक एक वन बाई वन, तो हम लोग को समझ। सबसे पहले सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है सही चीज हमें समझ में आना, सही चीजों को देखना, गलत चीजों का हम लोग का विरोध करना, ये सम्यक दृष्टि होती है। ठीक, फिर आता है सम्यक संकल्प। जब सम्यक दृष्टि के बाद सम्यक संकल्प का मतलब होता है कि सही काम करना, गलत काम नहीं करना है हमको। ठीक, तो सम्यक संकल्प हो जाता है। कहते नहीं बहुत धर्म सिद्धांति वाला व्यक्ति है, बहुत इसके प्रिंसिपल्स हैं, तो वो जो अपनी बातों पर अड़ा रहता है, या कह सकते कि अपने प्रिंसिपल को फॉलो करता है, तो सम्यक संकल्प पे आएगा। फिर सम्यक संकल्प पर सम्यक वाक आएगा कि कोई गाली ना बकना, अपशब्द ना कहना, किसी को बुरा मत कहना, तो ये सब सम्यक वाक में आएगा। सम्यक वाक का सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत का मतलब हुआ कि सही कर्म करना, कि किसी के साथ गलत व्यवहार ना करना, अच्छे से बोलना, ये सब सम्यक कर्मांत एक्शन में आएगा। कि आप पैसे, सम्यक कर्मांत हो गया। सम्यक कर्मांत में सम्यक आजीविका आएगी। आजीविका का मतलब होता है कि जब कभी कोई व्यक्ति अपने घर को चलाने के लिए कुछ भी कार्य करता है तो उसको अच्छे कार्य करने चाहिए, बुरे कार्य नहीं करने चाहिए। बुरा कार्य अगर करेगा या तो डॉक्टर के पास जाएगा, या वकील के पास जाएगा, या तो चोर उसको उड़ाकर लेकर चलाएगा। इसीलिए यहाँ पर सम्यक आजीविका की बात करिए। अब सम्यक आजीविका के लिए कहते हैं सम्यक व्यायाम, मतलब सही व्यायाम करो। गलत व्यायाम करोगे तो परेशानी हो जाएगी, तो इसलिए सही व्यायाम करने की बात ये बोलते हैं। जब सही व्यायाम कर लेंगे तो फिर इसके बाद इन्होंने बोला कि सम्यक स्मृति, मतलब कि जब ये चीजें कर लेंगे तो समाधि के अंदर आप सही चीजों को सोचने लग जाएंगे। जब सही चीजों को सोचने लग जाएंगे तब आपको समाधि की प्राप्ति हो जाएगी। फिर समाधि का मतलब निर्वाण की प्राप्ति यहाँ पर आपको हो जाएगी। क्लियर ये पॉइंट सभी को? हेलो जी सर। ठीक है ना? जी इससे सर। रिलेटेड जो आता है एग्जाम में, सर। इसके डीप में नहीं, बस इससे पूछ लेते कौन किसके अंतर्गत आता है। ठीक, हाँ सर, पूछा है ना, एक 2019 में पूछा है, ज्ञान वाला सर? सम्यक ज्ञान पूछा हाँ था। बोले बोले। सर आपने निर्वाण का क्या मतलब बताया था? निर्वाण का मतलब होता है बुझ जाना, बुझ जाना, जो दोबारा ना जन्म ले, जो दोबारा ना पैदा हो। जैसे निर्वाण का एक अच्छा सा एग्जांपल कह सकते हैं कि एक खेत है, एक खेत को खेत में बीज बोने के लिए एक व्यक्ति अपनी वाइफ से कहता है कि चने को भूंज दो, चने को भूंज दो तो मैं जाके खेत में लगाया हूं। अब आप बताओ, भुंजा हुआ चना कभी खेत में उग सकता है क्या? नहीं। तो नहीं वही सर। भगवान बुद्ध नहीं ने सर। भी कहा कि अगर चना नहीं उग सकता तो उसी प्रकार आप अपने शरीर या अपने अंदर की तृष्णा को, भाव को, सड़ायतन को, इन सब चीजों को जला दो। जब जला दोगे तो आपका दोबारा फिर जन्म नहीं होगा, दोबारा इस भव चक्र में नहीं हम फंसेंगे। तो ये सब चीजें निर्वाण की कहानी बताते हैं। क्लियर है यहाँ पर? यस सर। सर ये जो चारों आर्य सत्य हैं ये हमारे आचार मीमांसा में आएंगे, और जो प्रतीत समुत्पाद है वो ज्ञान मीमांसा आचार मीमांसा में ही आएगा आपका। जो आपका जो है प्रतीत समुत्पाद है, अनात्मवाद है, क्षणिकवाद है, ये सब चीजें आपकी किस में आएंगी? ये सब चीजें आपकी ज्ञान मीमांसा में आएगी। क्लियर? ओके सर।
जी जी सर। सर। हाँ, इतनी चीजें हैं आपकी। तो यहाँ पर आपके जैसे आपके बोल दिया कि द्वादश निदान किस में आएगा, तो द्वादश निदान की भी बात जो है हम लोग ज्ञान मीमांसा में करें, क्योंकि वहां पे नॉलेज दे रहा है और यहाँ पे ये कंक्लूजन निकाल के दे रहे हैं ये सब। ठीक, क्लियर है सब जी पॉइंट? जी सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है बौद्ध दर्शन कंप्लीट होता है। बौद्ध दर्शन में इतनी चीजें हो लेकिन सर गई। एक यहाँ छूट गया पर ना देखिए, इसमें सर कुछ जी। चीजें पॉइंट और नोट करिएगा। मठ और विहार की बात करते हैं। किसकी बात हाँ करते हैं? यही वाला है सर। हाँ, मठ जो है आध्यात्मिक और प्राथमिक शिक्षाएं देता है, जबकि विहार की बात करते हैं तो विहार में गृहस्थ जीवन की शिक्षा दी जाती है। ठीक है, ठीक है, ध्यान है ना ये चीजें कि मठ में प्राथमिक और आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है, जबकि विहार में गृहस्थ जीवन की और उच्च शिक्षा दी जाती है। क्लियर? क्लियर पॉइंट? यस। ठीक, Yes, ये हो sir. गया। और पॉइंट मैं देख लेता हूं। और तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है, जो कि बौद्ध काल में ही स्थापित किया गया था। ठीक है, ठीक है, बाकी सब सर पहले बता इसमें दिया। सर इसमें जो इनकी वो फीमेल शिष्या थी उनका नाम क्या था? फीमेल शिष्या का नाम किसी ने बताया था एक दिन, यस। शैलवी बताए। शैलवी जुड़ी है? ये सर गौतमी। जी गौतमी। सर गौतमी। गौतमी थी इनकी हाँ सर। पहली शिष्या। सर एक और है इसमें, हम लोग का जो हम लोग BDS करके पढ़े थे, BDS पढ़े थे ना सर, त्रिरत्न करके ऐसा था कि बुद्ध था, बुद्ध का संघ था और बुद्ध का धर्म, मतलब BDS करके हम लोग शॉर्ट ट्रिक में याद किए थे। बुद्ध, धर्म, संघ और धर्म करके। जैसे उसमें हम लोग का KFC पढ़े थे, हाँ, जैन धर्म में KFC पढ़े थे, हाँ, वैसे ही बौद्ध धर्म में BDS करके पढ़े थे। ये चीज हम लोग का मिसिंग है अभी। अच्छा, ठीक सर है। एक चीज बता कुछ दीजिए। नहीं है, बोलिए, सिर्फ बोलिए। BDS करके पढ़े थे, शॉर्ट फॉर्म है। होगा। सर हाँ, जैसे बोलिए। कोई पूछे कि बौद्ध धर्म में स्त्री शिक्षा मान्य था या नहीं, तो मतलब ये रहेगा ना कि स्त्री शिक्षा को ये नहीं मानते थे। नहीं, बौद्ध धर्म में जब तक जो है, अगर आप कह सकते हैं तो दो प्रकार के जो संप्रदाय है, हीनयान और महायान। तो हीनयान नहीं मानता था, महायान जो है स्त्रियों की शिक्षा उन्होंने मानी है। ठीक, ऐसे बताएंगे कि जब वहां पर दो संप्रदाय बढ़ते हैं तो दो संप्रदाय में हीनयान नहीं मानता है, महायान जो है मानता है, ऐसे बताएंगे आप। लेकिन सर ये बुद्ध जी के मृत्यु के बाद संप्रदाय बटा था ना। हाँ, बुद्ध जी की तो मृत्यु के बाद। उनके रहते समय नहीं, उन्होंने स्त्री। नहीं माना है। ओके। ठीक है, क्लियर सबका? यहाँ पर कोई पॉइंट अब क्लियर, कोई भी डाउट में नहीं है ना? बाकी हम भी देख ले रहे हैं, तो सब चीजें मैंने अपनी तरफ से बता दी। ठीक है, कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है, सब एकदम क्लियर हो गया है। सभी को डाउट क्लियर है ना? ठीक, यस सर। चलिए तो फिर अब नेक्स्ट क्लास जो है आपकी मंडे की वो होगी, और मंडे को हम लोग जैन दर्शन पढ़ेंगे, जैन फिलॉसफी पढ़ेंगे लोग। क्लियर है? और जिसको भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा, जो आंसर की आई है, तो वो मेरे पास भेज देगा क्वेश्चन को, हम उसको डिस्क्राइब करके आपको बता देंगे। ठीक है? ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू, गुड नाइट सभी को, जय हिंद। गुड नाइट। जय हिंद सर। गुड नाइट, जय हिंद।